तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 इतिहास, हमारा भारत एक, हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और पाठ का नाम है मौर्य साम्राज्य। पाठ नंबर 6 है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल लाइन बाय लाइन। चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। देखो, चैप्टर को स्टार्ट तो हम कर लेंगे, हमारा टाइम कहीं नहीं जा रहा। आप क्या पता बोर होके आ रहे हो या जो भी सीन है, बट हाँ, ये चैप्टर आपको मजे दिला देगा, बिल्कुल मजे दिला देगा। बहुत मतलब वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है ये इतिहास के अंदर से। भाई ऐसे तो सब आप बोलोगे इतिहास ही बकवास है यार, हमें नहीं पढ़ना इतिहास, बस पढ़ा रहे हैं, जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन ये टॉपिक पढ़ के ना मजा अलग ही लेवल का आता है। अब ये इतना रोमांचक क्यों है, मेरे को इतना रोमांचक लगता क्यों है, इतना मनोरंजन भरा क्यों है? क्योंकि ये वो कहानी है जिसने सारे राजाओं को मार डाला है। ऐसा भी होता है, मतलब आपने ऐसा कहानियों में सुना होगा कि बहुत सारी रियासतें, जनपद, पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ के आए हैं, शायद फोर्थ चैप्टर 16 महाजनपद में, कि 16 रियासतें थी, 16 महाजनपद थे। और ये मगध महाजनपद का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। इस राजा ने जो है सारे महाजनपदों को उड़ा दिया और अकेला राजा बन गया। इतनी बड़ी मगध उसने बना दी, पूरे भारत पे उसका राज था, भारत से बाहर तक उसने राज कर लिया। उसकी जो रणनीतियां थी ना, वो अलग लेवल की थी, खतरनाक थी, सेना खतरनाक हो चुकी थी। और उसकी जो भी कोई टक्कर लेने की कोई सोच भी नहीं सकता था। उसका नाम सुनते ही बंदे जो दुश्मन थे थर थर कांपने लग जाते थे। वो खतरनाक योद्धा, योद्धा खतरनाक नहीं था, बुद्धि खतरनाक थी भाई। बुद्धि के गेम खेले जा रहे थे यहाँ पे। लेकिन ये इतनी बड़ी सल्तनत जो बनी, महाजनपद की भी महाजनपद जो बन चुकी थी, अब उस महाजनपद का एक टाइम ऐसा आ चुका था जब मौर्य साम्राज्य राज कर रहा था। मैक्सिमम जो है बहुत ज्यादा नाम जो है फेम हो चुका था इस सम्राट का। लेकिन समय के साथ साथ इसके जो वंशज आते चले गए, उन्होंने इसको बर्बाद कर दिया। बर्बाद इतना आसानी से नहीं हुआ। इसके वंशजों ने बोला, पिताजी आपने तो कुछ नहीं किया, हम बताते हैं करते कैसे हैं। तो ऐसे करते करते जो है उन्होंने अपनी रियासत का विस्तार बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। लेकिन उसी दौरान उनका एक वंशज आया जिसका नाम था अशोक। और ये बंदा बोलता है कि लड़ाई लड़ने के बाद, अरे बाप रे बाप, कितना सारा खून, कितने सारे लोग मर गए सिर्फ मेरी वजह से, आज से मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। एक राजा जो साम्राज्य विस्तार की नीति पे लगा पड़ा था, उसने एकदम से युद्ध की जो विचारधारा थी उसको त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया एक तरीके से। मतलब वो जो है लोगों को अब ज्ञान पेलने लगा कि भाई तुम सुखी रहो, लड़ाई झगड़े मत करो, शांति से रहो। बहुत सारी चीजें हुई। अब जो कि हमने बुद्ध धर्म के अंदर पढ़ा था ना, तो बुद्ध धर्म के अंदर क्या शिक्षाएं हमें मिलती है वो आपको पता है, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए वो चीज। तो वही चीज जो है हमको इस महान सम्राट अशोक ने बताई। और इसको महान सम्राट क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि एक्चुअली महान था ये। इसकी जो रणनीतियां थी वो तो महान थी, इसने जो समाज को सुधारने की कोशिश करी वो और भी महान थी। इसने इतने सारे जो सबूत है वो हमारे लिए छोड़ दिए, और हम पागलों की तरह खोदने पे लगे पड़े हैं। भाई सबूत आन दो। हमें मजा आ रहा था इसकी कहानी जानने में। इसके बहुत सारे शिलालेख, यानी कि जो पत्थर होता है, जैसे ये वाले ऐसे स्तंभ और कुछ कुछ जुगाड़ जो है हमें देखने को मिले। और ये बहुत फेमस बंदा रहा है उस टाइम इतिहास के दौरान में। तो इसकी कहानी हमें पढ़ने को मिलेगी। भाई क्या एक्साइटमेंट लेवल हमारा होने वाला है वो आप समझ सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर को। बट हाँ, उसके अलावा जो है ना, आपको एक चीज बता देता हूँ, वीडियो तो स्टार्ट होती रहेगी, चैप्टर हमारा होता रहेगा, मजे में पढ़ेंगे बिल्कुल टेंशन फ्री होके। लेकिन यहाँ पे जो है ना, आपको पूरी बुक का सोल्यूशन मिलेगा इस चैनल के ऊपर, जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, समरी, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है इस बुक का। मतलब अगर आप प्लेलिस्ट खोल के देखते हो तो आपको ऑलमोस्ट क्या पता 2-4 दिन बाद देखते हो तो पूरी किताब का सोल्यूशन आपको लिखा हुआ मिल जाए, वीडियोस आपको मिल जाए। तो या फिर साथ के साथ भी देख रहा हूँ, मैं लगातार लगा पड़ा हूँ, रोज का एक चैप्टर आ रहा। भाई निपटाना है अपने को बस ये बुक, ठीक है ना। तो निपटाने ऐसे नहीं है कि हाँ चलो यार बोरियत भरी किताब है, चल निपटा के साइड करते हैं, नहीं, मजा आएगा भाई। अगर वीडियो देखोगे तो मजा जरूर आएगा आपको। चलो अब शुरू करते हैं। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट के अंदर दे दूंगा, ताकि आपको हेल्प मिल जाए उस चीज से। वैसे तो हर एक वीडियो में बताता हूँ, फिर भी कुछ पहुंचते हैं, कुछ नहीं पहुंचते हैं, कुछ नए स्टूडेंट आ रहे होते हैं, ऐसे चलता है। चलो अब देखते हैं ये कहानी। स्टार्टिंग में अगर आप बोर होके आए हो तो ये कहानी पढ़ लेना, थोड़ा टाइम पास हो जाता है स्टार्टिंग में हमारा, और उसके बाद हम कहानी में घुस जाते हैं बिल्कुल मजे मनोरंजन के साथ में। देखो, शिवम के पापा जो है उसे 50 रुपए गुल्लक में डालने के लिए देते हैं। और 50 रुपए, क्या बात है। 50 रुपए के नोट को देखते हुए बोलता है ये बच्चा,
क्या नाम है इसका, शिवम। तो ये बोलता है पिताजी ये चिन्ह क्या है, कौन सा चिन्ह, ये जो बना हुआ ना, अरे मिटो दिया मैंने खुद ही, चलो ये वाला जो चिन्ह है, पूछता है पिताजी ये चिन्ह क्या है। अगर आपको जो है आजकल के छोटे छोटे बच्चे देखे आपने, मतलब आप भी छोटे ही हो वैसे तो छठी क्लास में, लेकिन वो बिल्कुल छोटे वाले यार, पहली दूसरी तीसरी वाले, तो 10 रुपए दे तुलतले दे दो हम तो वो जो 10 रुपए दे तुलतले लेके आते हैं वो कहाँ से, मतलब उनको ये पता है ये रुपए हैं, ये तुम्हारे काम के है, लेकिन ये बंदा कुछ अलग लेवल का, ये बच्चा कुछ अलग लेवल का है, इसको ये मतलब नहीं है कि ये 50 का है, मुद्दा ये है इस पे क्या चीज छिपा हुआ है। अगर आपके मन में भी ये क्यूरियोसिटी है तो भाई आप भी इसके जैसे ही हो, लेकिन ऐसी क्यूरियोसिटी नहीं होती। अगर 50 रुपए दे रहे हैं तो 50 रुपया जुगाड़ हो गया तो कुरकुरे ही कुरकुरे मिलेंगे। चलो अब यह राष्ट्र चिन्ह क्या है, शायद पिता पूछ रहे हैं, और ये क्या है इसको पूछ रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हुए पता लगता है ये क्या है। ये बच्चा बोलता है राष्ट्रीय चिन्ह एक प्रतीक या मोहर होती है जिसे राष्ट्र अपने प्रतीक के रूप में प्रयोग करता है। अब इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है, इसको पता नहीं है। अब इसको ये भी नहीं पता प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, तो ये प्रतीक चिन्ह हमने कहाँ से लिया, क्यों लिया, हमें नहीं पता, पिताजी बताओ ना, बड़ा मजा आएगा, बताओ बताओ बताओ। तो बोलता है पिता शिवम चलो आज मैं तुम्हें इस चिन्ह और एक यह चिन्ह जहां से लिया गया है, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में बताऊंगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताऊंगा, और तुमको मजा आएगा। चल बेटा कहानी सुनाता हूँ, सोफे पे पसर जा बिल्कुल से आराम से, क्योंकि कहानी बहुत मनोरंजक होने वाली है। देखो ये है हमारा सारनाथ स्तंभ का शीर्ष, ठीक है ना, एक स्तंभ है, मतलब उसके उसका जो है ये फोटो है, और जो कि नोट्स पे इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं साम्राज्य एक बहुत ही विशाल क्षेत्र होता है, जो कि हम महाजनपद पढ़ के आ चुके हैं। हम अब इतने नूब नहीं रहे कि हमें कुछ नहीं पता कि हम रियासत क्या होती है, साम्राज्य क्या होता है ना, ये सारी चीजें, ये सारे शब्दों से हम अब अवगत हो चले हैं। तो साम्राज्य एक बहुत ही विशाल क्षेत्र होता है जहां सम्राट के पास यानी राजा के पास सारे अधिकार होते हैं। यह संपूर्ण क्षेत्र एक ही राजनीतिक इकाई का अंग होता है कि यह किसी एक राजा अथवा उसके अधीन कुछ मुख्य अधिपतियों द्वारा साझेदारी में संभाला जाता है। इसका उद्देश्य संपूर्ण क्षेत्र को एक ही प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत रखना होता है, यानी कि जिस क्षेत्र तक उनका कब्जा है ना वो सारा उनके कंट्रोल में रहे, बस उनका यही उद्देश्य रहता है। साम्राज्य छोटे समय के अंतराल में भी हो सकता है, परंतु सामान्यतः वह पीढ़ी दर पीढ़ी कई सदियों तक चलता रहता है। यानी कि कई बार क्या होता है, कुछ साम्राज्य ऐसे होते हैं जिसमें पहला राजा बना और उसको मार के कोई और बैठ गया, कोई दूसरा वंश का राजा बैठ गया, उसके बेटे तक को राजा बनने नहीं दिया, उसके बेटे को भी मार दिया गया। तो ऐसे भी कुछ केसेस हुए हैं, बट यहाँ पे ये केस ऐसे नहीं होती। ज्यादातर में ऐसा होता है कि पिता मर गया, बेटा राजा बना, बेटे के बाद उसका बेटा राजा बना, और कई पीढ़ियों के बाद बर्बाद हुए, ऐसे एकदम से बर्बाद नहीं हो गई झटके में। अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, ये नाम याद रख लोगे ना, अशोक का स्तंभ। अशोक एक राजा का नाम था और उसका स्तंभ है, उसने बनवाया था तो उसका स्तंभ है ये, और उसको जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है। यह सम्राट अशोक के सारनाथ के स्तंभ लेख से लिया गया है। इसके फलक पर 4 सिंह 4 दिशाओं की ओर मुंह किए हुए दृढ़ता पूर्वक बैठे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या दिखाया गया हमको, 4 शेर हैं जो कि बैठे हुए हैं आराम से। फोटो दिखाता हूँ तब समझ आएगा आपको, ऐसे तो बोलोगे क्या बकवास कर रहे हो तुम। देखो ये एक शेर दिख रहा है आपको, ये वाला, और ये क्या कर रहा है, ये बैठा हुआ बस है ना। ऐसे ही जो है इसको घुमा दो चारों तरफ, एक मुंह इधर की साइड है, एक मुंह इधर साइड, और आप बोलोगे चौथा मुंह का है, अरे भैया इसके पीछे है। अब ऊपर से देखो फिर दिखेगा तुमको, ठीक है, या वहां जाके देखो जहां ये है एग्जिस्ट करता है जहां पे। तो इसके 4 मुंह हैं। अब दृढ़तापूर्वक बैठे हैं, इनसे सम्राट अशोक के चारों दिशाओं में राज्य और धर्म प्रचार की सूचना हमें मिलती है कि अशोक ने जो धर्म था अपना वो चारों दिशाओं में फैला दिया था। अशोक मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी बहुत रोमांचक भरी है। आम सा बंदा कैसे एक राजा बन बैठता है, जो कि किसी बाबा की वजह से हुआ था, जो कि हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल हम जानते हैं यहाँ पे मौर्य इतिहास के स्रोत, यानी कि जो इतिहास हम पढ़ने वाले हैं, अभी ये तैयार होके बैठे हैं हम, तो ये इतिहास हमें पता कैसे चला, कहाँ से हमें इतनी अकल आ गई। तो 2 तरीके थे हमें पता लगाने के, पहला था साहित्यिक तरीका, दूसरा था पुरातात्विक तरीका। अब साहित्यिक का मतलब होता है जो किताबें ग्रंथ वरंथ कुछ मिलते हैं तो वहां से। देशी तरीके भी थे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत का कथा सरित सागर, चैन अक्षयमेंद्र का ये क्या बोलते जो भिक्षेंद्र ही कहते होंगे इसको, तो वृहत
प्रीत कथा मंजरी ये किताब है कोई इसका, और उसके साथ में पुराण ग्रंथ वगैरह विदेशी भी कुछ स्रोत रहे हैं, जैसे मैगस्थनीज की इंडिका एक किताब थी। मैगस्थनीज भी एक विदेशी इतिहासकार था जो भारत आया था घूमने फिरने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान में, तो राजदूत टाइप में आया था ये। तो उसके अलावा भी कुछ स्रोत है जैसे कि बौद्ध ग्रंथ, दीप वंश, महावंश, दिव्यावदान, जैन ग्रंथ भी है, भद्रबाहु का कल्पसूत्र तथा हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व। तो ऐसी कुछ बहुत सारी किताबों से हमें इनके इतिहास के बारे में पता चलता है। लेकिन कुछ पुरातत्विक सबूत भी होते हैं, जैसे अशोक इतना महान राजा था, उसने इतने सारे अभिलेख बनवा दिए कि इतिहास आज भी उसको जानने लगा है। इतने सारे थे, वो हजारों की संख्या में मिले थे। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख ये काफी फेमस अभिलेख था। तो ये कुछ सबूत थे जिनकी मदद से हमें इनके इतिहास का पता चल पाया। भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य, यानी कि देखो हम पिछले से पिछले चैप्टर में यानी कि 16 महाजनपद में हम पढ़ के आए थे मगध के बारे में। मगध सबको याद होगा ना, मैंने बोला भी था कि मगध को अच्छे से याद करना, अगर वीडियो नहीं देख के आए हो तो भाई स्टार्टिंग से देखो। तुम ऐसे बीच बीच में आओगे तो फिर मजा नहीं आएगा तुमको भी, और फिर समझ में भी नहीं आएगा मैं बात किस चीज की कर रहा हूँ। देखो मगध की जो कहानी थी बहुत प्यारी थी, बहुत शक्तिशाली जो रियासत थी वो महाजनपद थी, क्योंकि उसके पास लोहे की खदानें थी, घर के हाथी थे, मतलब जंगलों से पकड़ पकड़ के ला रखे थे, पालते नहीं थे तो फिर भी घर के हाथी थे उनके, तो उनकी सेना खतरनाक थी और दूसरों को आराम से पीट सकती थी। लेकिन शासक भाई बदलते टाइम नहीं लगता और वंश वहां पे उजड़ते चले गए एक के बाद एक। मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था। चंद्रगुप्त ने लगभग 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य का अस्तित्व मौर्य वंश के कई योग्य उत्तराधिकारियों के बल पर लगभग 184 ईसा पूर्व तक बना रहा। कौटिल्य और उसका अर्थशास्त्र। अब ये कौटिल्य कौन आ गया? देखो चाणक्य किस किसने नाम सुना हो? चाणक्य जो है अपनी कूटनीति के लिए बहुत फेमस था। अब ये कूटनीति क्या होती है? देखो ऐसे हम क्या करते हैं, लड़ाइयां बजती है ना, तो कोई बंदा ऐसा होता है समझदार जो उस लड़ाई को जो है अपने हिसाब से उसका फायदा उठा सकता है, तो उसको कहते हैं कूटनीति। वो टेक्निक लगाना जानता था कि इस राजा को कैसे परेशान करना है, कैसे इसको हराना है, कैसे जो है इसको कमजोर सिद्ध करना है। तो वो सारी टेक्निक्स उसके पास थी किसी दूसरी रियासत को बर्बाद करने की या अपनी रियासत को बर्बाद करने की, मतलब जो भी है, जिसको भी उजाड़ना चाहे वो उजाड़ सकता था और जिसको चाहे वो आबाद करवा सकता था। तो यही हुआ था यहाँ पे भी। मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स जो सुनने को मिलेगी आपको आने वाली क्लासेज में और शायद अभी भी होगी। सो वो जो किताब है ना अर्थशास्त्र नाम की, वो इसी बंदे ने लिखी थी और उसी किताब को हम समय के साथ अपडेट करते करते जो है आज हम उस अर्थशास्त्र को जान रहे हैं जो आज से हजारों साल पहले लिखा जा चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो तो आम सा बच्चा था बेचारा, और कौटिल्य उठा के ले गया उसको, ऐसे जबरदस्ती नहीं, उसकी सहमति से उठा के ले गया, लेकिन उसके बाद में उसको बनाया एक खतरनाक योद्धा और फिर बजा दिया भाई मगध के राजा को। वह इतिहास में विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। ये लाइन जरूर से ध्यान रखना है। कौटिल्य को किस नाम से जानते हैं हम? विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य के नाम से, लेकिन सबसे फेमस नाम है वो है चाणक्य और दूसरे नंबर पे आता है कौटिल्य। लेकिन हम कौटिल्य क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ा अच्छा सा लगता है। वह तक्षशिला में पैदा हुआ। अब ये तक्षशिला जो है काफी फेमस जगह थी उस टाइम पे, तो वहां पे ये जो है एक विश्वविद्यालय भी हुआ करता था, तो वहां पे ये पैदा हुआ था उधर किधर ही। तो यहीं उसने शिक्षा भी ग्रहण करी और इसी शिक्षा केंद्र का प्रमुख आचार्य बना, यानी कि जो है अच्छा टीचर बना, अच्छी नॉलेज थी इसको उस टाइम पे भी। एक बार नंद राजा ने अपनी यज्ञशाला में उसे अपमानित किया था। इस कारण क्रोध में आकर उसने नंद वंश को समूल नष्ट कर डालने की प्रतिज्ञा कर डाली और उसने ये कहा था, ये जो बाल देख रहे हो ना, ये फोटो जो है ये मतलब ऐसे काल्पनिक चित्र है वैसे तो, लेकिन ये जो बाल थे ना, ये बोला जाता है कि इसने शपथ ली कि मैं अपने बाल तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तुझे उजाड़ नहीं देता, तुम्हारे वंश को उजाड़ नहीं देता। और वो वंश कौन सा था? नंद वंश। और ये नंद वंश के अंदर से 2-3 राजा हुए और उसके बाद में इस राजाओं के सिस्टम को उसने बर्बाद कर दिया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये कहानी जो है ना हम आगे पढ़ते चलेंगे कैसे क्या हुआ। फिलहाल हम कौटिल्य के बारे में जान रहे हैं। कौटिल्य की पुस्तक का नाम सबको याद होना चाहिए, इतने चैप्टर्स में जिक्र हो चुका है इस किताब का, इतनी फेमस किताब है। क्या नाम है उसका? अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र भी कहते हैं उसको। तो राजनीति पर आधारित यह पुस्तक मूल भाषा में संस्कृत भाषा में लिखी गई। मूल रूप से जो है कौन सी भाषा इसमें? संस्कृत, जो कि आपको
बोरिंग लगती है। पुरुषार्थ के अन्य 3 अंग अर्थ पर ही आश्रित माने गए हैं। इस किताब के अंदर की बात कर रहे हैं अभी हम। तो अर्थ की व्याख्या जीवन निर्वाह के साधन के रूप में की गई है। इसका स्रोत संपूर्ण धरती और उस पर निवास करने वाले लोग बताए गए हैं। अर्थशास्त्र धरती को अर्जित करने और उसे सुरक्षित रखने के साधनों की विवेचना करता है, यानी कि किस तरीके से हम धरती को, यानी कि लोगों की जमीनों को हथिया सकते हैं और उसके बाद उसको सुरक्षित रख सकते हैं पापी लोगों से। इस परिभाषा के अंतर्गत अर्थशास्त्र राज्य का विज्ञान है, यानी कि जैसे विज्ञान के अंदर सब कुछ आता है ना, वैसे राज्य का विज्ञान है क्या, अर्थशास्त्र। यानी कि राज्य के बारे में तुमको कुछ भी सीखना हो तो जाओ अर्थशास्त्र पढ़ो और सीख तो जाओ और अर्थशास्त्र सीख लो। यह विज्ञान अर्थार्थ की बोले तो जीविकोपार्जन के साधनों पर राज्य के नियंत्रण के सिद्धांत की बात करता है। संपूर्ण अर्थशास्त्र 15 अधिकरण, यानी कि भाग कहते हैं जिसको अधिकरण को, ये और 180 प्रकरणों में विभक्त है। इसमें 6000 श्लोक है। मतलब संस्कृत भाषा में ना, संस्कृत में जो लाइनें लिखी होती है उनको श्लोक कहते हैं। तो 6000 श्लोक है इसके अंदर, और उसमें जो है ये पूरी किताब में वर्णन किया गया है कि कैसे तुम राज्य पे राज कर सकते हो। पुस्तक की पांडुलिपि की एक प्रति का मतलब होता है कॉपी। जैसे किताब होती है ना, एक किताब थोड़ी ना, जैसे आपकी किताब है ये एक थोड़ी ना, आपके पास कोई दूसरा दोस्त है, क्लास में बहुत सारे सबके पास है, तो ऐसे एक कॉपी जो है तंजौर के एक पंडित ने सन 1905 में पुस्तकालयाध्यक्ष आर शाम शास्त्री को भेंट की थी। कि ऐसी मतलब ओरिजिनल कॉपी बोल सकते हो आप, उसकी ओरिजिनल जैसी थी ना वैसी वाली कॉपी उसको भेंट करी थी उसने, ताकि उसको कुछ सीखने को मिले, शायद कुछ ऐसा हो। चलो, अर्थशास्त्र में निहित विषय, यानी कि ये जो अर्थशास्त्र हम इसकी इतनी कदर कर रहे हैं, ये किताब ये है वो है, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें हमें जानने को मिलती है वो तो पता ही नहीं है। तो चलो पहले वो जानते हैं कि इसमें क्या खास बातें हैं जिससे जो है वो इतनी फेमस हम उसको मानते हैं उस किताब को। अर्थशास्त्र के संपूर्ण अध्ययन में एक शक्तिशाली राज्य के महत्व को दर्शाया गया है, यानी कि एक राज्य कब शक्तिशाली हो जाएगा और कब वो कमजोर हो जाएगा। किसी भी योग्य शासक के लिए यह ग्रंथ एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, यानी कि रास्ता दिखाता है कि तुम ये कर लो तो तुम शक्तिशाली हो जाओगे, और ये नहीं करो तो तुम जो भी है गलतियां, ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें वो बताएंगे। कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य ने अपनी राय इसमें लिखी थी, तो कौटिल्य के अनुसार क्या है यहाँ पे, राजा को शक्तिशाली और स्वेच्छा से कार्य करने वाला होना चाहिए, यानी कि जो उसका मन कर रहा है, राजा को ताकतवर भी होना चाहिए, और वो जो उसकी इच्छा कर रही है, किसी के ऊपर जो है किसी के दबाव में उसको काम नहीं करना चाहिए। राजा को प्रजा के हित में अपना हित समझना चाहिए, यानी कि प्रजा की सोचनी चाहिए उसको कि प्रजा की तुमको भलाई करनी है। राजा को काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, उदंडता और विलास से बचना चाहिए, यानी कि वो सारी चीजें जिससे राजा अपनी मति भ्रष्ट कर सकता है, बुद्धि, अपना दिमाग जो है बर्बाद कर सकता है, तो इन सब चीजों से उसको बचना चाहिए। राजा को अपने मंत्रियों का चुनाव उनकी विद्वत्ता के आधार पर करना चाहिए। अपने सारे कार्य राजा को इनसे छिपकर करने चाहिए, क्योंकि अगर मंत्रियों को पता लगा, हो सकता है कोई धोखेबाज हो और वो आगे जाके बता दे, तो इसीलिए चोरी छिपे एक टाइप से कह सकते हो, छिपकर जो है वो अपने जो काम है, मेन काम है, वो उनको करने चाहिए। अपने मंत्रियों की कार्य प्रणाली को गुप्तचरों द्वारा जांचते रहना चाहिए, यानी कि तुम्हारे मंत्री क्या कर रहे हैं, तो गुप्तचर होते थे पहले एक टाइम में, जो जिनका पता नहीं लगता था कि गुप्तचर है, स्पेशल विभाग होता था उस टाइम पे राजाओं की पर्सनल ऐसे, तो वो क्या करते थे, उन बंदों को बोलते थे कि हाँ उस राजा की जो है पूरा अता पता करके लाओ, क्या कर रहा है क्या नहीं मंत्रियों के। तो ये बता रहे हैं कि ऐसे ही जो है ना, उनको मंत्रियों की भी जो हरकत है, जो काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या सीन है, तो उनको भी जांचते रहना चाहिए गुप्तचरों की मदद से, ताकि मंत्रियों को भी पता नहीं चले और तुमको पता लगता रहे कि मंत्री कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। इसीलिए राजा को अपने राज्य के हर क्षेत्र में गुप्तचर नियुक्त करने चाहिए। अन्य देशों में भी गुप्तचरों को नियुक्त करने की सलाह कौटिल्य ने दी है, ताकि दूसरी रियासत वाले अगर उनके बारे में कोई बुरा भला सोच रहे हैं, मारने की, लड़ाई की सोच रहे हैं, तो उनको पहले ही पता चल जाए। कौटिल्य के अनुसार राज्य की स्थिरता आंतरिक शांति पर निर्भर करती है, यानी कि तुम्हारी प्रजा में आपस में लड़ाई झगड़े दंगे नहीं हो रहे हैं, यानी कि आंतरिक शांति, अपने अंदर जो है अपनी सल्तनत के अंदर शांति है, तो उसके ऊपर भी जो है राज्य कितना स्थिर है वो पता लगता है। यदि प्रजा के पास खाने पीने की वस्तुओं का अभाव हो, यानी कि तंगी हो रखी हो, खाने पीने को मिल नहीं रहा, तो जनता निश्चित तौर पर विद्रोह कर देगी। जनता बोलेगी राजा से, राजा हमको मदद चाहिए, हम भूखे मर रहे हैं, ये वो, और अगर राजा ने मदद नहीं करी तो राजा ही मर जाएगा, फिर वो बर्बाद है वो राजा। अतः राजा को प्रजा हित के कार्य करते रहने चाहिए।
विदेश नीति के बारे में कौटिल्य का मत आक्रामक प्रकार का है। वो बोलते हैं, उनका कहना है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होगा। वही जो पुरानी फिल्मों के डायलॉग होते हैं, दुश्मन तू मेरा दुश्मन तू उसका दुश्मन, ऐसे ऐसे करके जो है वो दोस्त बना लेते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी तरह से दुश्मन का मित्र अपना दुश्मन होगा। ऐसे नहीं है, देखो तुम कंफ्यूज से हो रहे हो, क्या मामला है। देखो आप ये हो, ठीक है, आप क्या हो, ये वाले, और ये है आपका दुश्मन, और क्या है ये दुश्मन, और ये जो है ना ये तीसरे वाला ये है इसका दुश्मन। इनकी आपस में बजी पड़ी है, इन दोनों की लड़ाइयां हो रही है। तो ये जो दुश्मन है ना, और एक ही है इसका दोस्त जो इसके साथ हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है लड़ाई जीतने के लिए, उस दुश्मन को, जो उसका दुश्मन है, तो उसको अपने साथ मिला लो, तो ये आपका दोस्त बन गया, क्योंकि उससे दुश्मनी है इस वजह से, और इसका दोस्त है तो इसको आप दुश्मन मानोगे, और फिर बजाओ लड़ाई, फिर होगी सही लड़ाई सही मायनों में। ऐसे चीटिंग नहीं होनी चाहिए कि तुम खुद जाके भिड़ रहे हो, तुम्हारा दुश्मन ऐसे बैठ के देख रहा है आराम से। भाई दुश्मन को भी साथ में लो और फिर बजाओ, फिर जल्दी जीतोगे तुम। तो इसका ये कहना था। इस नीति के अंतर्गत कौटिल्य शक्ति संतुलन के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार शासन प्रणाली के सभी सिद्धांतों को अर्थशास्त्र में हम देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी पॉइंट है, तो छोटे से हमें एज अ ओवरव्यू दिखाया गया कि किताब के अंदर क्या है, बट बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम भाई यहाँ पे अर्थशास्त्र पढ़ने नहीं आए थे। आप तो बोल रहे थे कहानी तो मजेदार है, ये तो बोरिंग हो गई भाई, ऐसे मजा ही नहीं आ रहा। देखो अब कहानी होती है सही मायने में शुरू। अब तक हम पढ़ रहे थे उनकी किताब के बारे में कि किताब क्या है, कैसी है, लेकिन कहानी तो अब शुरू हुई है। उन्होंने कैसी लड़ाई, दंगे, मारा, राजाओं को उड़ाया, बहुत सारे कुछ हुए। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभिक जीवन एवं विजयाभियान, यानी कि जीतने के अभियान जब उसके शुरू हो चुके थे, तो पहले देखते हैं हम प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त के जन्म में के विषय में विद्वानों के अनेक मत है। मतलब विद्वान जो है ना वो मानते हैं, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, परंतु सभी इस मत से सहमत है कि उनका बचपन कठिनाई में बीता। यानी कि कह सकते हो कि जैसे पहले के टाइम पे जो लोग थे ना, उनका हमें तो पता नहीं है, वो तो मर गए बेचारे, लेकिन कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है उनका जीवन कैसा था, तो वो तो पता लग गया। लेकिन कोई बोलता है वो वहां से आया, उसका वो वहां से मिला था उसको, ऐसे वैसे कहानी, अपनी मनगढ़ंत कहानियां चल रही होती है। लेकिन सही मायने में कोई कुछ भी कहता रहे, सबकी एक ही राय है कि उनका बचपन अच्छा नहीं था, वो कठिनाइयों में बीत रहा था, तकलीफों में बीत रहा था। बाल्यकाल में वह बालकों की मंडली का राजा बनकर उनके झगड़ों के फैसले करता था। एक खेल होता था उसमें। एक दिन जब वो है राजकिलम नामक खेल में व्यस्त था, एक खेल होता है, देखो पहले राजकिलम समझते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। ये एक प्रकार का खेल होता है। इस खेल में चंद्रगुप्त बच्चों की मंडली का राजा बनकर आपसी झगड़ों को सुलझाता था। तो इस खेल का नाम क्या था, राजकिलम नाम का खेल था ये। तो ये खेल खेलने में व्यस्त था, तभी चाणक्य वहां से गुजर रहे थे। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, छुटकी छुटकी आंखों से जो है चाणक्य ने इस बालक के भावी गुणों का अनुमान लगा लिया। वह उसे तक्षशिला ले गया, बोला बेटा चलो मेरे साथ, मैं तुमको ज्ञान दूंगा। वहां उसे अपने उद्देश्य के अनुकूल उचित शिक्षा दी गई। और उसका उद्देश्य क्या था, नहीं पता क्या, भूल गई क्या? अरे नंदवंश को उजाड़ना यार, प्रतिज्ञा ली थी ना उसने, तो उसको उजाड़ने के लिए वो ले गया। एक बंदा मिल गया उसको, मुर्गा मिल गया पहला। चलो देखते हैं ये कर पाता है कि नहीं कर पाता उसको उजाड़ने का काम। तो ऐसे ही कहानी, वो बच्चा जो है बड़ा हो गया, चंद्रगुप्त नाम का बच्चा। 326 ईसा पूर्व में यूनानी आक्रांत आ गया, सिकंदर। बोल रहा था दुनिया मेरी मुट्ठी में और मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा। और उसी के टाइम के दौरान एक राजा था वहां पे, धन्नानंद, जो कि नंद वंश का राजा था। अब इनकी देखते हैं ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो सिकंदर ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर हमला कर दिया। अब ये पश्चिमोत्तर सीमा क्या होती है, जैसे हमारा ये भारत है ना, ये ऐसा नक्शा कुछ है ना, तो मैं बस काम चलाओ बना रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा नक्शा हो गया, ऐसे ऐसे सा पड़ता है। तो यहाँ से इधर वाली साइड से उसने हमला कर दिया भारत के ऊपर, क्योंकि यही वो रास्ता था जहां पर पहले के टाइम पे हमले होते थे। तो ये भी वहीं से आ गया। भारत में इस समय नंद शासक धनानंद का शासन चल रहा था। आंतरिक अशांति के साथ साथ देश की सीमाएं भी असुरक्षित थी। यानी कि वो जो है मगध का राजा तो था ना, तो जनता उसको पसंद करती थी और ना ही वो जनता को पसंद करता था। जो भी रहा हो, ना तो देश उसका सुरक्षित था, क्योंकि बाहर इंतजार कर रहा था सिकंदर, जो दुनिया विजेता सिकंदर उसके गेट पे खड़ा था, और दूसरी तरफ उसकी खुद की जनता उसका साथ नहीं दे रही थी। अंततः सिकंदर को भारतीय सीमा पर किसी खास विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा अपना मजे जिंदगी में काट रहा था और इनको कुछ ज्यादा लेना देना था नहीं कि कौन कहाँ मर रहा है। वह आगे बढ़ता चला गया, कौन, सिकंदर बढ़ता चला गया, ये कहाँ जाएगा, ये तो आराम से मस्त अपनी जिंदगी काट रहा था।
वह आगे बढ़ता हुआ सिंध नदी पार करके भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश कर गया, घुस गया। मुख्य भूमि होती है, देखो क्या होता था पहले के टाइम में, ऐसे कई सारी नदियां थी वहां पे, तो नदियों में कभी बाढ़ कभी कुछ होता था, तो ज्यादातर जब लड़ाइयां होती थी तो ये जो राजा लोग थे अपने भारत के, तो वो यहाँ बॉर्डर पे ही रोक लेते और वो नदी क्रॉस करने की उनकी हिम्मत नहीं हो पाती। अब धनानंद ले रहा अपनी मस्त जिंदगी काट रहा था, तो वो आराम से नदियां पार करते हुए आ रहा है। इससे आगे झेलम, फिर चिनाब नदी के मध्यवर्ती प्रदेश का शासक पोरस था। अब ये पोरस भाई उसकी सल्तनत में घुसेगा सिकंदर, तो कहीं ना कहीं लड़ाई तो बजाएगा थोड़ी बहुत। वही हुआ, पोरस बहुत ही स्वाभिमानी और मातृभूमि भक्त शासक था, यानी कि बोलता था तुम मुझसे मेरी मातृभूमि नहीं छीन सकते, तुम मेरे से सल्तनत नहीं छीन सकते, तुम्हें मेरी लाश से छीननी पड़ेगी। वही हुआ, सिकंदर ने उससे आत्मसमर्पण करने की मांग करी। बोला बच्चा रहने दे, बैठ जा आराम से, फालतू मत फुदक तू। स्वाभिमानी पोरस महान ने कहला भेज दिया उसको। पोरस बोला उसको, मतलब ऐसे खुद नहीं जाते थे ना, उस सैनिकों को भेज देते थे कि उसको बता दे क्या बोला मैंने, क्या आदेश है। उसने कह के भेज दिया। वह उसके दर्शन रण क्षेत्र में करेगा, यानी कि रणभूमि में इंतजार कर रहा है, आजा बेटा तू भी सिकंदर। और उधर से पोरस की लड़ाई शुरू होने वाली थी। यह सिकंदर के लिए खुली चुनौती थी। सिकंदर वो शासक जो पूरी दुनिया जीतते हुए भारत की सीमा पर खड़ा था, भारत के दरवाजे पर खड़ा था कि मैं भारत को, क्योंकि आखिरी सल्तनत बची थी जिसको वो जीत नहीं सकता था, मतलब जीतनी बाकी थी कह सकते हो, तो सिर्फ भारत बचा था, पूरी दुनिया वो जीत चुका था। तो अब वो राजा और वो छुटकू सा पोरस का राजा वो क्या करेगा, अब देखते हैं क्या होता है। दोनों पक्षों की सेनाएं झेलम नदी के दोनों किनारों पर आ खड़ी हुई, बीच में नदी, इधर सिकंदर इधर पोरस। आ जाओ देखते हैं कौन नदी पार करके आता है। देखते हैं क्या हुआ। समय बीतता चला गया, ऐसे नहीं बीता, वो खड़े हुए थे इंतजार में कौन पहले लड़ाई शुरू करेगा। भीषण वर्षा के बीच में धोखे से सिकंदर की सेना ने हमला कर दिया। बारिश तेज हो रखी थी, ऐसे फिल्मी मजा आएगा ना फिर। ऐसे तुम बोलो भाई सूखी सूखी लड़ाई होगी मजा नहीं आया, ऐसे फिल्म जब चलती है तो बारिश हो जाती है ना साथ में मार कुटाई के टाइम पे, तो वही हुआ। बारिश तेज हो गई और सिकंदर की सेना एकदम से आ गई। जमीन दलदली हो जाने के कारण विशाल रथ मिट्टी में धंसने लग गए। अब पोरस बेचारा करे क्या, रथ लेके जाए, रथ रास्ते में लटक जाए। अतः पोरस की सेना का मुख्य भाग कोई खास भूमिका नहीं निभा पाया, ऐसे खड़ा खड़ा ही मर गया वो बेचारा। पोरस नहीं, उसकी सेना का जो योद्धा थे वो ऐसे ही मर गए, अटक अटक के कहीं मिट्टी में अटके पड़े, कोई चल ही नहीं पा रहा। लेकिन युद्ध का मंजर इतना खतरनाक था कि सिकंदर की सेना को सबक मिल चुका था। क्यों मिल चुका था? क्योंकि भाई ये अकेले नहीं थे पिटने वाले, उधर वो भी ऐसे ही फंसे पड़े थे मिट्टी में, तो दोनों की हालत टाइट हो रखी थी कि कहीं मैं मर जाऊं, मेरा नंबर ना आ जाए ऐसे ही। इसी कारण सिकंदर के बहुत समझाने के बाद भी उसके सैनिक भारत में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उसके सैनिकों ने बोला, अरे बाप रे बाप, ये छोटा सा रियासत का राजा जब हमें इतनी टक्कर दे सकता है, हम मरने को हो गए, यहाँ पे हालत टाइट हो गई सेना की, तो आगे जाके मगध से कैसे भिड़ेंगे जिसके पास हजारों के हाथी, हजारों की संख्या में हाथी है। अब दबदबा था भाई उस टाइम पे मगध का। आपने पिछले चैप्टर में जो चौथा चैप्टर था 16 महाजनपद वाला, तो उसके अंदर पढ़ा भी था, मैंने बताया भी था कि ये खास था, बहुत बड़ी रियासत थी और दूर दूर तक इसके चर्चे थे कि हाँ ये मगध इतना ताकतवर है, ये है वो है। और अब यहां पे वो ट्विस्ट आता है। हुआ क्या था, छोटा सा राजा उनको बजा देता है, मतलब युद्ध जीतता नहीं है लेकिन हारता भी नहीं है, मतलब कंडीशन बीच बीच में भग गए होंगे रास्ते में छोड़ के, लेकिन भाई उससे उनकी सेना जरूर फड़क गई। सिकंदर की इतनी बड़ी सेना डर गई कि अब ये जब छोटा सा राजा इतनी बजा सकता है, तो जब मगध का राजा आएगा तब तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम घर तो क्या, तुम नदी पार नहीं कर तुम नदी पार तक नहीं कर पाओगे। सेना फड़क गई। अब सिकंदर को लगा, अरे ऐसे कैसे, तुम तो डरे बैठे हो, नूब हो तुम तो। चलो बहुत समझाया उसने, लेकिन सैनिक नहीं माने, हम नहीं जाएंगे आगे, तुझे जाना तू जा। राजा से ही मना कर रहे हैं अपने। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, विश्व विजय का अधूरा सपना लेके सिकंदर को 325 ईस्वी पूर्व में वापिस अपने देश लौटना पड़ा, दिल छोटा करके। अरे यार जब सेना ही नहीं मान रही, मैं अकेला जाके वहां मरना थोड़ी ना है। तो सिकंदर को अपनी सेना की मांग माननी पड़ी और यहीं से, इसी नदी से वो वापिस लौट गया। और फाइनली पोरस वाले भी बच गए और मगध वाला तो भाई मस्त जिंदगी जी रहा, उसको पता ही नहीं है कब सिकंदर आया और कब चला गया। तो ये कांड हुआ। अब इस टाइम के दौरान, ये एक ऐसा टाइम था
जब सारा सिस्टम हिल चुका था कहीं ना कहीं, क्योंकि सिकंदर का डर रियासतों को डराने लग गया था। छोटी छोटी जो रियासतें बची हुई थी मगध के अलावा, तो उनको डराने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी टाइम का फायदा उठाया और शुरू कर दिया अपना विजय अभियान, यानी कि रियासतों को जीतना शुरू कर दिया। देखो पहले क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने पहला आक्रमण सीधा मगध पे कर दिया। मगध तू फुदक रहा था, नंद के राजा धन्नानंद तूने कुछ नहीं किया, चल हम तेरे को ही पीट के आते, तेरे बस का लग नहीं रहा कुछ। यह प्रयास असफल रहा। वो भाई ऐसे पिट गया बेफालतू में, चंद्रगुप्त को जान बचा के भागना पड़ा। सेना वेना उनके पास खास थी नहीं कुछ। कहा जाता है कि मगध अभियान में असफल होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री कौटिल्य यानी कि चाणक्य को एक गांव में ठहरने का मौका मिला। वहां उन्होंने देखा एक बुढ़िया अपने बच्चे को थाली के बीच से खिचड़ी उठाने से डांट रही थी, ऐसे हाथ पे ऐसे पीट रही है कि बेटा नहीं, बीच में से नहीं, कोने कोने से खा। तो बुढ़िया ने बच्चे से कहा बीच का हिस्सा किनारों से अधिक गर्म होता है। चंद्रगुप्त की खोपड़ी खनक गई और बोला हाँ बुढ़िया कह तो सही रही है। उसने जो है उन्हें एक सबक सिखा दिया। सबक मिला कि नहीं, बीच में खिचड़ी गर्म है, मतलब बीच में जो है मगध में हम हमला नहीं कर सकते, वहां पे सेना ज्यादा है, हमें किनारों पर हमला करना पड़ेगा। नई रणनीति आ चुकी थी। अब उन्होंने मगध साम्राज्य के बीच की अपेक्षा बाहरी क्षेत्रों पर आक्रमण शुरू कर दिए। राजा वहां जाए तब तक वो भाग जाए, तो ऐसे कर करके जो है क्षेत्रों पर अधिकार करने इन्होंने शुरू कर दिए। पंजाब एवं सिंध विजय, पहली जो विजय हुई थी वो थी पंजाब सिंध की विजय। अब 325 ईस्वी में सिकंदर के भारत से जाने के बाद ही साथ ही सिंध और पंजाब में विद्रोह उठ खड़े हुए। वहां अनेक यूनानी क्षत्रिय मौत के घाट उतार दिए गए, क्योंकि देखो यूनानी क्षत्रिय सिकंदर वहीं का तो था। तो क्या हुआ, सेना वेना भाग गई, कुछ योद्धा ज्यादा चोड़ में कि हम ही है सब कुछ, तो वो वहां पे जाके पसर गए राज सिंहासन पे कि ये तो हमने कब्जा मार रखा, अब कौन उखाड़ देगा हमको। तो वहां की लोकल जनता भड़क गई और उन्होंने उनको मार डाला। ऐसे दंगे भड़क गए एक तरीके से। 300, क्योंकि राजा जा चुका है तो तुम यहाँ क्या कर रहे, तुम भी निकलो। वो जाने को तैयार नहीं, तो उनको सीधा स्वर्ग भेज रहे थे लोग या नरक में। 325 ईस्वी पूर्व के अंत में इस क्षेत्र के प्रमुख क्षत्रप फिलिप द्वितीय की भी हत्या कर दी गई, जो राजपाट चला रहा था ना, वहां मैनेजमेंट चला, उसको भी मार दिया इन लोगों ने। इससे पंजाब और सिंध में सिकंदर द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचा ढहने लग गया, यानी कि जो उनका नियंत्रण था ना काम चलाऊ सा, वो भी खत्म हो गया। अब वहां से फिर से लोगों ने उनको पेल दिया। सिकंदर वहां पे नाम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। अब यूनानियों को सबको मार डाला। यूनानी इतिहासकार जस्टिन ने इन सब घटनाओं में चंद्रगुप्त का हाथ बताया। उसका कहना था कि ये सारे कांड चंद्रगुप्त ने करवाए थे। सिकंदर को भी चंद्रगुप्त ने मरवाया, सेना को आगे बढ़ने से भी चंद्रगुप्त ने रोका, सारे कांड चंद्रगुप्त के करे धरे थे। अब वो उनका कहना था, पता नहीं कि होगा नहीं होगा वो जो भी सीन था, बट कहना उनका यही था। इन घटनाओं के बाद चंद्रगुप्त ने एक सेना इकट्ठी करके खुद को राजा बना लिया। कहाँ का राजा बनाएगा, क्योंकि सिंध और पंजाब में राजा है ही नहीं, तो वहीं पे बनाएगा। अब उसने सिकंदर के बचे हुए क्षत्रपों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया। अपने साथ उन जो है वहां के लोगों को, आम जनता को, योद्धाओं को अपने साथ कर लिया और बोले चलो हम मारने चलते हैं यूनानियों को। अंतिम मैसेडोनियन क्षत्रप यूडेमस ने 317 ईसा पूर्व में बिना लड़े भारत छोड़ दिया। वो लड़ाई नहीं करी और वो ऐसे ही भाग गया बेचारा। अब चंद्रगुप्त सिंध और पंजाब का एक छत्र शासक था, वो अकेला राजा वहां पर बचा हुआ था। अब उसी के साथ में, क्योंकि राजा बन गया, सेना आएगी, कहीं ना कहीं से जुगाड़बाजी होगी, तो उसका फायदा उठाते हुए अब होगा नंदों का उन्मूलन, यानी कि उजाड़ देंगे उनको भी। सिंध और पंजाब के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य मगध साम्राज्य की ओर बढ़े, क्योंकि मोटिव क्या था, मगध के राजा से अपना बदला लेना है। तूने मेरा अपमान कैसे करा धन्नानंद, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मौत के घाट उतार देंगे, तुम्हारे वंशजों को भी उजाड़ देंगे। मगध में इस समय धनानंद का शासन था। अपने असीम सैनिक साधनों और संपत्ति के बावजूद वह जनता में अलोकप्रिय था। उसने एक बार चाणक्य को अपमानित किया था, जो कि हम पहले पढ़ के आए थे। इसी अपमान का बदला लेने के लिए कौटिल्य ने नंदों को समूल नष्ट कर देने की प्रतिज्ञा की हुई थी कि तुम्हारे पूरे वंश को बर्बाद कर दूंगा मैं। अब उनके पास अपनी एक विशाल संगठित सेना थी। किनके पास में, चंद्रगुप्त के पास में, जिसका उपयोग उसने नंदों के विरुद्ध कर दिया। अब लड़ाइयां शुरू हो चुकी थी, लेकिन हाँ, गरम खिचड़ी में बीच में हाथ नहीं रखना, किनारों किनारों पर पीटेंगे पहले हम। चंद्रगुप्त मौर्य की सैनिक शक्ति नंद राजा के मुकाबले बहुत कम थी, क्योंकि वो मगध का राजा था यार, ऐसे हल्के में ना लो कृपया उसको। यही एक ऐसा बिंदु भी था जहां कौटिल्य की कूटनीति उपयोगी सिद्ध हुई। वो इसीलिए तो भाई कौटिल्य को महान मान रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक
ऐसी सल्तनत, एक ऐसी महाजनपद जिसके नाम से बड़े बड़े राजा सिकंदर तक जो शासक थे वो डर चुके थे, वहां पर एक छोटा सा चंद्रगुप्त मौर्य छोटी सी सेना लेके उससे भिड़ने चल चुका था। इस नीति के अंतर्गत सबसे पहले उन्होंने साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, यानी कि जो बाउंड्री वाले क्षेत्र थे ना, तो वहां पर जो है उन्होंने कब्जे करने शुरू कर दिए। हिमालय क्षेत्र में वे प्रवर्तक नामक शासक से सहायता लेकर आगे बढ़े। इसके बाद गंगा यमुना दोआब यानी कि उनके बीच की जमीन जो थी क्षेत्र के राज्यों पर विजय प्राप्त करी। यानी कि उन्होंने क्या करा, हिमालय वाले जो राजा थे ना उनसे मदद मांगी, उन्होंने ऐसे और इन्होंने ऐसे करके जो है हमला कर दिया। और मगध यहाँ बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ देख रहा क्या हो रहा है। धनानंद को मार दिया गया फाइनली, ऐसे टेक्निक लगा के जैसे भी करके मार दिया धनानंद को। अब सारी कहानी यहीं पे सुना देंगे तो भाई आप बोलोगे इतनी बड़ी वीडियो थी और मजा तो आ रहा था, लेकिन भाई ऐसे नाटक होता तो ज्यादा मजा आता है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाटक भी है भाई, उसको देख लेना, मजा और आ जाएगा आपको। इस प्रकार जो है चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और भारत के विस्तृत साम्राज्य का शासक बन गया, क्योंकि सबसे बड़ी सल्तनत तो वही थी ना मगध, सब डरते थे उससे, तो वहां का राजा बन गया अब चंद्रगुप्त मौर्य। अब इतना बड़ा राजा बन चुका है, अब कौन बोलेगा फालतू, उसके आगे देखते जाओ क्या होता है। सेल्यूकस की विजय। सिकंदर का साथ क्या हुआ, अब सिकंदर की कहानी पे वापिस आते हैं थोड़ा सा। जब सिकंदर अपने घर जा रहा था वापिस, सेना ने जब मना कर दिया ना हम आगे नहीं जाएंगे, घर जाएगा, तो घर जाते हुए रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। तो सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस बना, यानी कि जो उनके क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने वाला था। बेबीलोन और बैक्ट्रिया को जीतने के बाद वह भारत में सिकंदर के जीते हुए क्षेत्रों पर अपना दावा करने लगा, ये मैंने हमारे जो है वंशज ने जीते हुए है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, उनको उजाड़ने के लिए आ चुका था। और इसी उद्देश्य से उसने भारत पर चढ़ाई की, यानी कि भारत पर हमला कर दिया कि तुम क्या हो, तुम हमारे सामने तुच्छ हो तुम। सिकंदर तो पता नहीं ऐसी सेना भाग गई थी, लेकिन हम वापिस नहीं जाने वाले। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना यहाँ उसका सामना करने के लिए आतुर थी, खून ऐसे फुदक रहा था सैनिकों के अंदर कि आ जाओ, बस आ जाओ तुम, हमें मजा आएगा पीटने में तुमको। 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के किनारे पर दोनों की सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध हुआ। बेचारा सेल्यूकस हार गया, क्योंकि उसको नहीं पता था ना मगध क्या चीज है। अब सिकंदर के सैनिकों को पता था, वो बेचारे सही टेक्निक खेल गए और जिंदा निकल गए वहां से, लेकिन सेल्यूकस बेचारा मर गया, वहां पे पराजित हो गया। और एक संधि के अनुसार उसे अपनी लड़की हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करनी पड़ी। अब अपने ही घर वाले को मारेगा तो भाई फिर तो गलत काम है ना। तो अब वो टेक्निक से बच चुके थे, अब सेल्यूकस वापस हमला नहीं कर सकता था। यह निश्चित ही चंद्रगुप्त की एक महत्वपूर्ण सफलता थी, और इसके बाद इससे जो है उसका साम्राज्य पारसिक साम्राज्य की सीमा को छूने लग गया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई लड़की की शादी करिए कुछ दोगे नहीं, हाँ एक चलो एक रियासत हम तुमको देते हैं, तो ऐसे होता था। तो वो रियासत थोड़ी सी और जमीन जो है उसको मिल चुकी थी इसी तरीके से। अब पश्चिमी भारत में साम्राज्य का विस्तार देखो, पश्चिमी भारत क्या था, ये वाला हिस्सा, इधर की साइड कैसे गया साम्राज्य, क्योंकि पहले तो मगध कोने से में दुबका पड़ा था, ऐसे उधर का साइड खिसकने का हिम्मत ही नहीं थी। शक शासक रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त की विजय का पता चलता है। चंद्रगुप्त ने बिना किसी बड़े विरोध के सौराष्ट्र के क्षेत्र को जीत लिया, ये भी एक क्षेत्र था, तो वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य को राज्यपाल बनाया गया। और ये पूछ सकते हैं आपसे कि कहाँ पे, मतलब पश्चिमी में पहले किसको जीता, सौराष्ट्र को, वहां का शासक जो है राज्यपाल किसको बनाया गया, पुष्यगुप्त वैश्य को। इसने यहाँ सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ करवाया गया था, किसने करवाया, तो कहाँ पर करवाया गया था, सौराष्ट्र में इन्होंने करवाया था। इस झील की को कृषि सिंचाई के लिए प्रयोग किया गया। सौराष्ट्र के दक्षिण में सोपारा तक के प्रदेश पर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विजित किया गया, उनको सारे क्षेत्रों को वहां पे जीत लिया गया और इनकी राजधानी उज्जैन बनाई गई। तो इस तरीके से उन्होंने जो है इस अपने साम्राज्य को और भी बढ़ा चले थे वो। और दक्षिण भारत में अब देखो, यहाँ पे था भारत में, इधर तो चले गए, इधर कौन देखने आएगा, है ना, तो इधर भी चल पड़े भाई, चलो उधर भी घूम के आते हैं थोड़ा सा। तमिल लेखक लिखता है मामूलनार इस किताब है कोई, तो उसमें लिखा है कि मौर्य यानी कि मौर्य नामक शासक ने दक्षिण भारत पर हमला किया। यूनानी लेखक प्लूटार्क लिखते हैं कि वह 6 लाख की विशाल सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकला, यानी कि बड़ी जीत के लिए निकला था, और मदुरा और तिनेवेली तक वो पहुंच चुका था। जैन ग्रंथ वाले भी बता रहे हैं कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त
श्रवणबेलगोला यानी कि कर्नाटक में आकर तपस्या करने लग गए। यानी कि पता नहीं क्या खिसकी चंद्रगुप्त की, वो वहां पे जाके बाबा बन गया, तपस्या करने लग गया। और इन सब चीजों से जो भी बातें हम कहो, कुछ भी कहो, समझ आए ना आए, बट ये हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कि यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का ही अंग था उस टाइम पे, क्योंकि मौर्य का जिक्र हो रहा है, कहीं ना कहीं वो जीत चुके थे उसको, और दक्षिण भारत में भी उनका राजपाट चल रहा था। इस प्रकार जो है कौटिल्य का राष्ट्र निर्माण का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संपूर्ण किया गया। उसका क्या उद्देश्य था कौटिल्य का? पहली प्रतिज्ञा याद है ना, धनानंद को मारना, यानी कि नंद वंश को खत्म कर देना, वो हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य को ले आए और मौर्य वंश शुरू करवा दिया। उसके बाद में उसका दूसरा जो उद्देश्य था वो था पूरे देश पे इतनी महाजनपद रियासतें बनी हुई है, सबको इकट्ठी करो और सब एक ही राजा के अंडर में हो। तो वो करने के लिए उन्होंने उसको चुना था चंद्रगुप्त मौर्य को, और उन्होंने वैसा किया भी। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। पूर्व में यह ब्रह्मपुत्र के मुहाने से लेकर पश्चिम में कच्छ की खाड़ी तक फैला था। हिंदुकुश पर्वत इस साम्राज्य की वह वैज्ञानिक सीमा थी जिससे बाद में मुगल और अंग्रेज शासक भी प्राप्त करने के लिए असफल प्रयास करते रहे। पाटलिपुत्र इस साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, और पाटलिपुत्र बहुत फेमस राजधानी थी, है ना। दो ही राजधानी थी मगध की, एक थी राजगृह और एक थी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र उस समय इस राज्य की राजधानी होती थी, जिस पर 298 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक चंद्रगुप्त ने शासन किया। उसके बाद वो मर गया तो उसका बेटा राजा बन गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसी जो है इस तरीके से जो है इनको ये वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी बता रखे। देखो यहाँ पे बिंदुसार आया, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के आगे के उत्तराधिकारी बता रखे। बिंदुसार आया, फिर अशोक आया, फिर कुणान, फिर दशरथ, फिर संपर्ति, फिर वरिहद्र, और उसके बाद ये रियासत, ये मौर्य वंश खत्म हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य तो खत्म हो चुके थे, यानी कि उनका देहांत हो चुका था, लेकिन उनके वंशज आगे बढ़ते गए और उनकी जो सल्तनत थी, उसको उसकी जो विरासत थी, जो मगध महाजनपद उसने हासिल किया था, उसको किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया या क्या हुआ उसके साथ में, वो हम आगे के राजाओं से पढ़ने वाले हैं। तो जो उनके बाद के जो वंशज थे वो थे बिंदुसार। अब बिंदुसार से कहानी आगे बढ़ती चलती है हमारी, और बिंदुसार में बताते हैं चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में राजा बना। यूनानी इतिहासकार उन्हें अमित्र घात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला बताते हैं। यानी कि जैसे पिता थे ना, पिता ने क्या करा था, अपने दुश्मनों का विनाश कर दिया था, सबको बर्बाद कर दिया था। सेम उसका बेटा भी वैसा ही था, बिंदुसार भी, उसने भी दुश्मनों को मार गिराया था, बहुत सारे दुश्मनों से युद्ध लड़ता रहता था। वायु पुराण में बिंदुसार का नाम भद्रसार मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बिंदुसार ने भी साम्राज्य का विस्तार किया। यानी कि देखो, पिता ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी एक अखंड भारत बनाने की, और जो कि जिस मकसद से वो चला था उस काम को करते हुए वो उसने हासिल भी कर लिया था। उसके बाद उनका देहांत हो गया, लेकिन उनका बेटा वहीं पर नहीं रुका, वो उस सल्तनत को और भी ज्यादा बड़ा करना चाहता था। उसने जो है कौटिल्य के कहने पर 6 राजधानियों के राजाओं और अमात्यों का विनाश कर दिया, उनको मार डाला। एक लंबे युद्ध के बाद पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच की संपूर्ण भूमि पर भी अधिकार कर लिया। यानी कि एक लंबे युद्ध के बाद एक बहुत खतरनाक युद्ध हुआ होगा, और उसमें जो है ना पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच की भूमि, यानी कि अब आप ये सोचो भाई ये कौन सा आ गया, मतलब कि आप कह सकते हो भारत तो भारत, भारत से बाहर के जो देश थे ना, मतलब आपने भारत का मतलब दुनिया का जो नक्शा देखा, यानी कि इधर कुछ रेगिस्तान भरे देश होते हैं, इधर फिर आके यहाँ पे भारत है, ये वाला पोर्शन अपना, और यहाँ पे भी कुछ देश है। इधर का जो समुद्र था ना ये वाला, और एक समुद्र है इधर इधर की साइड में, है ना, 2 समुद्र पड़ते हैं अपने। तो इधर और इधर इसके बीच की सारी जमीन पे एक टाइम आ गया था जब उसने एक बड़ी लड़ाइयां लड़ी, और उस टाइम पे लगभग आधे मतलब इस एशिया वाले हिस्से पर उसका राज चल रहा था। उसके समय में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। अब इतनी बड़ी सल्तनत थी, कोई ना कोई विद्रोह करता रहता था। इस विद्रोह को दबाने के लिए राजकुमार अशोक को भेजा गया। अब राजकुमार अशोक का मतलब है ये इसका बेटा था, राजकुमार जिसको बुलाते थे ना, राजा का बेटा राजकुमार कहते थे उसको। तो उसका बेटा था अशोक, उसको वहां पे भेज दिया कि तू जाओ, तू निपटा गया उनको, तो अब मैं क्यों ही जाऊंगा उस काम के लिए, छोटे से काम के लिए। अशोक ने इस विद्रोह को शांत कर दिया। बिंदुसार के समय ही सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोक्स ने अपना एक राजदूत बिंबिसार के राज्य में भेजा था। यह मैगस्थनीज के स्थान पर आया था। पहले मैगस्थनीज आया था, उसके बाद में ये वो चला गया होगा, ये आ गया होगा उसकी जगह पे। इसी तरह से मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने
डायनोसियस नामक एक राजदूत इसके दरबार में भेजा। ऐसे जो नाम अजीब अजीब से मिलेंगे क्योंकि ये भारत के नहीं थे, ये बाहर के लोगों के नाम थे। देखो बता रहे हैं ना, मिस्र के राजा ने भेजा तो वहां पे नाम अजीब अजीब से रखते थे, अपने स्टाइल वाले नहीं थे, अपनी फीलिंग देने वाले वो नाम नहीं थे। लेकिन हाँ, कुछ बंदे वो भी भेजते थे। इससे आप ये आइडिया ला सकते हो कि उसका नाम कितना मशहूर था कि बाहर के राजा भी उसको अपने राजदूत भेज रहे थे। इन राजदूतों से की जाने वाली संधियों से पता चलता है कि बिंदुसार के समय भारत का पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा रहा था। 2073 ईस्वी में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। लेकिन बिंदुसार की मृत्यु तो हो गई भाई, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बिंदुसार थोड़ा सा था दूसरे टाइप का बंदा। अब पता लगेगा वो कैसा बंदा था। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका सुयोग्य पुत्र अशोक मौर्य सम्राट साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। ऐसा नहीं था कि तुम ऐसे मान रहे हो कि भाई एक राजा था बिंदुसार और उसका एक बेटा होगा जिसका नाम था अशोक और अशोक जाके राजगद्दी पे पसर गया। ऐसा नहीं हुआ था। देखो कहानी सुनो, मजा इसी में है भाई। अशोक अपने पिता के शासनकाल में उज्जैन का राज्यपाल था। उज्जैन एक सल्तनत थी छोटी सी, तो जो उसके अंडर में थी, मगध के अंडर में, तो उसका जो है वो राज्यपाल बना रखा था अशोक को। बिंदुसार की बीमारी का समाचार सुनकर वह पाटलिपुत्र आया अपने पिता से मिलने। बिंदुसार के 16 पत्नियों से 101 बेटे थे और उनमें से अशोक भी कोई एक बंदा था। मतलब 101 बच्चे यार, उनमें वो सल्तनत, इतनी बड़ी सल्तनत का एक राजा होगा और कितने सारे बच्चे हैं, 101 बच्चों में से एक राजा बनेगा और 100 बच्चे अरे गहरे ऐसे ही घूमते रहेंगे। सो ये उस टाइम पे चलता रहता था, आम सी बात थी। और इसी के चलते इस कारण उत्तराधिकार के लिए अशोक को अपने भाइयों से लड़ाई करनी पड़ी। और वो हो भी क्यों ना भाई, 100 बंदों से 100 भाइयों से लड़ाई करनी पड़ रही है इसको। 4 वर्षों के संघर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। 4 साल तक ये लड़ाइयां चलती रही आपसी युद्ध की और उसके बाद फाइनली अशोक को मौका मिला राजा बनने का, उसको राजा घोषित कर दिया गया। इस अवसर पर उसने देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधियां धारण कर ली। अब भाई इतनी बड़ा संघर्ष था उसका, क्योंकि राजा बनने के चांस आप समझ सकते हो कि 1% से भी कम थे। 1% मान लो मोटी मोटी, तो 1% के चांस में उसको राजा बनना था। और इस अवसर पर तो वो खुश होगा। उसने 2 उपाधियां धारण करी, पूछ सकते हैं आपसे भी, एक थी देवनाम प्रिय और एक थी प्रियदर्शी। ये उपाधियां उसने धारण कर ली। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अब आप बोलोगे भाई इसकी माता का नाम क्यों बता रहे हैं हमको, क्योंकि 16 पत्नियां थी तो 16 में से एक थी सुभद्रांगी जिसका बेटा था अशोक। वह एक ब्राह्मण की कन्या थी। अशोक की शिक्षा दीक्षा अपने सगे भाइयों के साथ ही हुई थी। जैसे उनको टाइम पास करा रहे थे ऐसे इनको हो रहा था। उसकी प्रतिभा, योग्यता और बुद्धि अपने सभी भाइयों से अलग थी। वह पहले उज्जैन और बाद में तक्षशिला का कुमार यानी कि राज्यपाल बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि बाकियों से तेज थी, उसके माइंड जो है अलग लेवल पे काम कर रहा था। और राजा तो वही होगा ना जो बुद्धि से काम करे, जो टेक्निक से दूसरों को हराना जानता हो। अब एक टाइम आ चुका था अशोक की सल्तनत, अशोक का मन क्या करेगा। देखो उसके दादा ने क्या करा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा था, विरासत, एक काफी बड़ी विरासत पे कब्जा करा था, जो कि अखंड भारत जिसने निर्माण करा। उसके बाद में उसके पिता ने क्या करा, उस जो रियासत थी मगध की उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन वही चीज क्या अशोक फॉलो करता रहेगा, क्योंकि आधा एशिया तो उसने कब्जा के बैठे थे वो ऑलरेडी, इतनी बड़ी सल्तनत थी उनके पास में। और अब हुआ महा खतरनाक युद्ध। वैसे आप खतरनाक नहीं कहूंगे, एक छोटा सा युद्ध था, लेकिन ये खतरनाक इसीलिए मानते हैं क्योंकि इसने अशोक को हिला के रख दिया। अशोक को पिता से एक विशाल साम्राज्य तो प्राप्त हुआ। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें दिन तक अपने पूर्वजों की तरह साम्राज्यवादी नीति का 9वें वर्ष, दिन कह रहा हूँ, 9वें वर्ष तक, मतलब कि जब राजा बना तो राजा बनने के 9 सालों तक उसने भी वही चीज फॉलो करी, साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करता रहा। यानी कि अपना जो सल्तनत थी उसको बढ़ाता चला गया वो भी। लेकिन अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विजय हुई 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने की थी। अब कलिंग राज्य छोटा सा था, इतना बड़ा नहीं था, इस सल्तनत के आगे ऐसे था जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन फिर भी जो कलिंग राज्य था वो इनको तंग कर रहा था, क्योंकि कलिंग जो है मगध साम्राज्य की संप्रभुता को चुनौती दे रहा था सीधा सीधा, उसके पड़ोस में ही था, पास में ही। तो उसकी वजह से वो जो है एक मौके का फायदा उठा रहे थे। और राजा अब इतना सारा मैनेजमेंट के चक्कर में उलझा पड़ा रहता था और वो कहीं बारात के सैनिकों को मारते और भाग जाते होंगे। अब कलिंग युद्ध में ये युद्ध हुआ, खतरनाक युद्ध हुआ, कलिंग नामक जगह पे हुआ था, इसीलिए इस युद्ध को कलिंग युद्ध कहते हैं।
तो कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे और 1,50,000 लोगों को बंदी बना लिया गया। अब राजा जो था ना अशोक, उसने ये युद्ध जीत लिया था क्योंकि उसके पास सेना बड़ी थी। वो तो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं ना, मगध कितनी बड़ी हो चुकी थी। तो ये भाई कैसे ही जीतते, उनके चांस थे ही नहीं, ना के बराबर के चांस थे। तो वही हुआ, उनके बहुत सारे लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोग उनके बंदी बनाकर मगध में लाए गए। इस युद्ध में लगभग 2,50,000 से अधिक लोग घायल भी हो गए। कलिंग को विजय कर तोसाली अपनी इसकी जो है राजधानी बना दी गई। यहाँ पे मतलब इलाका था ना जो कलिंग के क्षेत्र, जो भी सल्तनत थी जिसकी भी, तो वहां पर तोसाली के नाम की एक राजधानी बनाई गई। अपनी राजधानी नहीं थी वो, कहने को वो उसी क्षेत्र की राजधानी बनाई गई, टेम्परेरी, मतलब ऐसे कह लो मेन शहर बना दिया। मौर्य साम्राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। पहले बीच में वो उड़ रहे थे बस कलिंग वाले, तो अब वो कलिंग वालों को उड़ा दिया गया था। यह कलिंग युद्ध का तत्कालिक लाभ था। ये तो फायदा दिख रहा है आपको भाई, बहुत मस्त क्या फायदा हो गया। मतलब सीधा समंदर से व्यापार कर सकते थे क्योंकि सारा क्षेत्र उनका आ चुका था। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। कलिंग युद्ध में हुई हृदय विदारक हिंसा, यानी कि जो हिंसा हुई, जो मारकाट हुई, कत्लेआम मचा और नरसंहार की घटनाओं ने अशोक के दिल को छू लिया। अशोक का दिल बेचारा वो मान ही नहीं पा रहा था कि तेरी वजह से इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इतने सारे लोगों को अपना घर परिवार छोड़ना पड़ गया। इसके दुष्परिणाम, दूरगामी परिणाम हुए। उसने युद्ध नीति छोड़ दी और बुद्ध बन गया। अब उसने क्या करा, उसने जो युद्ध करता था ना, लड़ाइयां कर रहा था, साम्राज्य विस्तार उसके पिता ने करा, उसके दद्दा ने करा, लेकिन भाई उसने 9 साल तक तो वो फॉलो करा। अब उसके बाद में जब वो ये युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध, बहुत निर्णायक युद्ध था ये। मतलब ऐसे निर्णायक इसीलिए नहीं कहते हम इसको कि भाई ये युद्ध इतने सारे लोग मारे गए। इससे पहले जो युद्ध लड़े गए थे और भी बहुत सारी सल्तनतों के साथ जो युद्ध हुए थे, उसमें इससे भी ज्यादा लोग मरे थे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अशोक का दिल हिल गया उस चीज को देख के, क्योंकि होता क्या था जनरली, राजा रहता था पीछे, आगे जाती थी सेना। मतलब राजा यहाँ पे खड़ा है, सेना यहाँ पे बज रही है, उधर से भी वही होता था, सेना इधर बजा रहे हैं, राजा पीछे खड़ा है। तो यहाँ पे जो नरसंहार हुआ, जो मार काट हुई, कत्लेआम हुआ, और राजा ने जाके जब देखा ये चीज सारी, क्योंकि इनका तो कोई बचा ही नहीं, राजा वाजा सब मर गए इनके। तो अब जब ये घटना पूरी देखी राजा ने, तो राजा का दिल हिल गया कि इतनी लाशें की लाशें पड़ी थी दूर दूर तक। तो उस चीज से उसने जो है बहुत बुरा लगा, और उसी के कारण जो है उसने अपना युद्ध लड़ने का जो निश्चय था ना कि अब से मैं युद्ध लड़ता रहूंगा, साम्राज्य विस्तार करता रहूंगा, वो त्याग दिया कि आज से मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और वो बन गया एक बौद्ध भिक्षु कह सकते हो। महात्मा बुद्ध था ना, उन्होंने बौद्ध धर्म चलाया था, तो उसी बौद्ध धर्म को इन्होंने ग्रहण कर दिया और उसी का प्रचार दुनिया भर में करने लगे। अब दुनिया भर में कैसे करने लगे वो तो समझ गए ना, क्योंकि मगध महाजनपद इतनी ज्यादा बड़ी थी, तो दूर दूर तक प्रचार आराम से हो जाता था, बहुत सारे इलाकों में फैली हुई थी। और इसी के चलते बौद्ध धर्म काफी फेमस हो गया। क्योंकि देखो धर्म और भी थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ बौद्ध धर्म था, जैन धर्म भी तो था, लेकिन इसको जो है बौद्ध धर्म वाला पसंद आ गया। अब कल्हण की तरंगिणी के जो अनुसार है, सबसे पहले अशोक ने कश्मीर पर विजय प्राप्त करी और श्रीनगर शहर की स्थापना करी थी। सबसे पहले अशोक जब राजा बना ना, तो उस किताब है ये कल्हण ने लिखी थी, जो राज तरंगिणी, तो इस किताब में बताया गया कि सबसे पहले अशोक जब राजा बना तो पहले उसने कश्मीर को कब्जे में लिया और वहां पर श्रीनगर नाम का एक शहर बसाया, जो आज भी जो है कश्मीर की राजधानी रही है काफी लंबे समय तक, और रहेगी शायद आगे आने वाले समय में भी। सो अब ये क्या हुआ, देखो एक होता है धर्म, है ना, धर्म तो देखा होगा आपने, धर्म धर्म लिखते हैं हम उसको, लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म को नाम दिया धम्म। थोड़ा बदला हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना कि धम्म धर्म क्या हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। बौद्ध धर्म था ना, उसका नाम रखा गया, अशोक ने उसका नाम रखा था धम्म, और उसकी शिक्षाएं दुनिया भर में फैलाने लग गए। अब उनकी शिक्षाएं क्या थी, सद्गुण और अहिंसा का पालन करना, दान देना और पवित्र जीवन जीना, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, सच्चे रीति रिवाजों को मानना और कर्म के सिद्धांत में विश्वास करना, धार्मिक सही सहनशीलता को अपनाते हुए धर्म यात्राएं करना, यानी कि वो सारे काम करना जिससे किसी दूसरे को जो है घाटा ना हो, किसी का दिल ना दुखे, वो सारी चीजें करनी होती है इसके अंदर, और इसका प्रचार करते हुए, क्योंकि उसने वो कत्लेआम मचाया था ना, तो उससे वो बहुत दुखी था। तो इसी के चलते वो चाहता था कि आने वाले समय में जो राजा आए या जो जनता है वो आपस में मार कुटाई ना करे, तो इसीलिए वो इस चीज का प्रचार करने लगा दुनिया भर के अंदर। और धर्म प्रचार के उपाय कैसे जो है उन्होंने इसका प्रचार करा, धर्म यात्राओं को प्रारंभ कर दिया। धर्म को लेके बहुत सारी यात्राएं, लोग अपने सैनिकों को कहीं कहीं भेज दिया कि ऐसे धर्म का प्रचार करके आओ। धर्मोपदेशों की व्यवस्था, यानी कि कुछ ऐसे मंदिर या कुछ ऐसे जो भी चीजें थी, बहुत सारे ऐसे स्थान बनवा दिए अपनी रियासत में, जिससे जो है
कुछ प्रदेश कह सकते हो, वहां पे पूरा धर्म के बारे में बताया जाता, सिखाया जाता लोगों को, सब कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया। धर्म महामात्रों की नियुक्ति और कुछ जो है ज्ञानी लोगों को भी वहां पे भेज दिया गया, ऐसे नियुक्त कर दिया कि ताकि लोगों के अंदर इस धर्म को लेके, इस धर्म को लेके जो है बहुत प्रचार हो जाए और लोग जो है लड़ाई झगड़ा और ये सब चीजें त्याग के शांति से खुशी पूर्वक अपनी जिंदगी जी सके। आज से पहले, मतलब अशोक से पहले, तो आज से पहले किसी ने ऐसा काम नहीं करा था और ये पहला ऐसा शासक बना जिसने ऐसा काम करा, धर्म का प्रचार करा, और वो भी इतने बड़े स्केल पे, क्योंकि लगभग पूरा भारत और आधा एशिया इसके कब्जे में था। क्योंकि इसके पिता ने जो सल्तनत हासिल करी थी, उसके दादा ने हासिल करी, वो सारी उनके अंडर में थी। तो इतनी बड़ी क्षेत्र में उसका प्रचार होता चला गया धीरे धीरे। राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करी गई, दिव्य रूपों का प्रदर्शन हुआ, जन उपकार के कार्य करे गए, धर्मोपदेशों को पत्थरों पर खुदवा दिया। और ये पत्थरों पर खुदवाना इसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया था, क्योंकि ये जो पत्थर थे ना, यही हमको आके मिले अभी कुछ सालों बाद, मतलब कुछ नहीं, मतलब आज से 100-200 साल पहले मिले थे बस हमको, और ये तो हजारों साल पहले की बात है। सो यहाँ पे देखो, ये जो पत्थरों पे खुदवाया और पूरे ऐसे नगर में पूरे लगवा दिए गए, पूरी सल्तनत के अंदर पत्थर ही पत्थर ठुकवा दिए उसने कि हाँ धर्म अच्छा है, ये चीजें फॉलो करनी, ये वो, ताकि लोग अच्छे हो जाएं। विदेशों में भी उन्होंने धर्म का प्रचार करा। उसने जो है अपनी बेटी संघमित्रा और अपने बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेज दिया धर्म के प्रचार के लिए। ये पूछ सकते हैं आपसे कि उन्होंने अपनी बेटी, पहले तो पूछेंगे बेटी का क्या नाम था, संघमित्रा, बेटे का नाम था महेंद्र, और कहाँ भेजा था धर्म प्रचार के लिए? श्रीलंका उन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया था। और ऐसे ही चलता गया, धर्म का प्रचार इन्होंने बहुत तेज कर रखा था। ये जब तक, मतलब ये बोल सकते हो कि शासनकाल से नहीं हटे, तब तक ये प्रचार करते ही चले गए। और इसी का कहीं ना कहीं नतीजा रहा होगा। अब आप सोचो, एक शासक को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? अपनी सल्तनत की रक्षा करना, और रक्षा करने के लिए बाहरी आक्रमणकारियों से युद्ध लड़ना पड़ेगा। और ये बंदा, ये राजा युद्ध छोड़ के बैठा है और अपने बच्चों को ज्ञान दे रहा है कि बेटा युद्ध नहीं करते, युद्ध बुरी चीज है, ये वो। और ऐसी चीजों में क्या वो सल्तनत बच पाएगी? बिल्कुल नहीं बच पाएगी। और वही नतीजा हुआ। इसके बाद के जो राजा थे वो बहुत कमजोर साबित हुए, क्योंकि वो अपनी सल्तनत को भी बचा नहीं पाए। लड़ाई तो करनी ही नहीं थी, तो सल्तनत बचेगी ही कैसे? तो ऐसे चलता गया, और 2-4 पीढ़ियां बीतने के बाद में सल्तनत और ये जो मौर्य साम्राज्य था पूरा खत्म हो चुका था। तो अब समझ गए ना, मतलब ये मौर्य साम्राज्य ऐसे खत्म होने वालों में से नहीं था, ये अशोक की वजह से हुआ। अशोक ने ऐसा, अब आप बोलो भाई अशोक तो फिर गंदा बंदा था, नहीं, इसने जो है अपने लोगों की रक्षा के लिए, अपने लोगों को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करे और जिंदगी भर प्रयास करता रहा। अशोक के अनेक अभिलेखों पर उसके राज्यादेश उत्कृत करवाए गए हैं। इन अभिलेखों के प्राप्ति स्थलों के आधार पर उसके साम्राज्य की सीमा का पता चलता है। ये अभिलेख कुछ इस प्रकार है, यानी कि हमें कैसे पता लगा कि इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था? तो वो हमें पता लगा इसके पत्थरों से, जहां जहां खोदे गए, कहीं कहीं पे बाहर के देशों में, तो या फिर भारत में। तो देखो, मेन तो हम अब दूसरी देश में जाके हम नहीं खोद सकते, हमारे पास वो अधिकार नहीं है। वो उन देश वालों के अधिकार है कि वो खोदे और बताएं अगर मन करे तो। अब यहाँ भारत में, पूरे भारत में इनको खोदा गया था। 14 शिलालेख मिले थे, जिनमें जो है शाहबाजगढ़ी पेशावर में था, मानसेहरा हजारा पाकिस्तान में, कालसी उत्तर प्रदेश में, धौली जोगदा उड़ीसा में पड़ते थे, इरागुडी आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे 14 अभिलेख हमको ये प्राप्त हुए थे, ओ सॉरी शिलालेख प्राप्त हुए थे। अब ये शिलालेख क्या होते हैं? शिला जो पत्थर होता है ना, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ कुछ जो चीजें होती है, ज्ञान होता है, वो होते हैं, उनको शिलालेख कहते हैं। 7 हमको स्तंभ लेख भी हमको मिले थे। टोपरा हरियाणा में पड़ता है, ये वाला ध्यान रखना, क्योंकि हरियाणा का पेपर आएगा तो हरियाणा वाला ही पूछेंगे, वो पूरी दुनिया का नहीं पूछेंगे ना हमसे, तो प्रायोरिटी रहती है वो हरियाणा का पूछते हैं। तो यहाँ पे ये टोपरा था हरियाणा के अंदर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये, लोरियानंदगढ़ बिहार में, सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ, रूमीनदई और निगिलवा सागर नेपाल की तराई में। स्तंभ लेखों में सारनाथ के स्तंभ का शीर्ष, सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। इसके फलक पर 4 सजीव सिंह पीठ सटाए हुए और चारों दिशाओं की ओर मुंह करके दृढ़ता पूर्वक बैठे हैं। जिसको ये वाली है ना, इसको इसकी बात हो रही है, अशोक स्तंभ जो सारनाथ में हमको मिला है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। बाकी बहुत सारे स्तंभ हमको मिले हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस है। ये बताता है कि अशोक का साम्राज्य चारों दिशाओं में, ये सिंह जो दिखा रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि अशोक का साम्राज्य और धर्म का प्रचार सारे चारों तरफ, चारों दिशाओं में फैला हुआ था। अब कुछ हमको लघु शिलालेख भी मिले हैं, जैसे कि सहसराम बिहार में, बैराट राजस्थान में, जटिंग रामेश्वरम कर्नाटक में। ऐसे कुछ लघु शिलालेख भी हमको प्राप्त हुए हैं। कुछ गुफालेख भी प्राप्त हुए हैं। गुफालेख होते हैं गुफाओं के अंदर लिखी हुई चीजें। तो ये संख्या में बस 3 ही थे, ज्यादा नहीं मिले, जो बिहार की बराबर
भाई क्या नाम है, बराबर नामक पहाड़ियों की गुफाओं में उत्कीर्ण मिले हैं, मतलब वहां पर हमें खुदे हुए मिले हैं। तो ऐसे बहुत सारे, देखो नाम वाम आपको, मेरे को पता है भाई आपको याद नहीं रहेंगे, आप 6th क्लास में हो, मेरे को खुद बोले ना कि ये नाम याद कर लो, मैं भूल जाऊंगा क्या है ये चीज, नहीं याद रहते ये चीजें। आपको स्पेशली ध्यान रखना है बस टोपरा हरियाणा का कि 7 स्तंभ लेख आपको वहां पे मिले हैं, बाकी तो बहुत सारे मिले ऐसे तो कहाँ कहाँ का ढूंढेंगे। और सबसे मेन अशोक स्तंभ कहाँ पर है, वो था सारनाथ में, और एक हमारा टोपरा हरियाणा में। देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी अशोक स्तंभ की, ठीक है, वो ध्यान रखना, वो सारनाथ के अंदर से हमको मिला था। चलो आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार से स्पष्ट है कि अशोक का साम्राज्य एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। उसका साम्राज्य पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कर्नाटक तक वो फैला हुआ था। अब आपको कोई आइडिया नहीं है तो ये नक्शा देखो और इससे आइडिया लगाओ अशोक क्या चीज थी। ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे बस ये छोटे से देखो ना तुम, केरल, सती, पुत्र पांडे, लंका, ये बचे, ये छोटा सा हिस्सा बचा हुआ था भारत का, और लगभग पूरा, लगभग का मतलब है यहाँ पे कुछ नहीं बचा था पूरे भारत में, हर जगह इसका राज था। और यहाँ से बाहर निकले तो यहाँ पे जो बर्मा आता है, म्यांमार जिसको कहते हैं नक्शे में, तो वो उस इलाका, नेपाल का इलाका, तिब्बत, और ये बाहर के देश है, ये अपना भारत यहाँ पे, यहाँ कहीं से खत्म हो रहा था पहले के टाइम पे, ऐसे खत्म हो जाता था। तो मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गई यार इधर बनाने में, ये ऐसे कुछ खत्म हो जाता था हमारा, ऐसे सा कुछ, ठीक है। तो उसके बाद में जो है ये बाहर की रियासतें थी, तो वहां बाहर तक भी इन्होंने आक्रमण कर करके जो है कब्जा कर रखा था। अब आप बोलोगे भाई ये लोग इधर इधर तो फैलते गए, इधर की जमीन के ऊपर हमला क्यों नहीं करा, है ना, सोचने की बात है। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या थी, यहाँ पे सेना भेजने के लिए कोई रास्ता नहीं था ढंग का। रास्ते का मतलब है यहाँ पे तो थे पूरा पहाड़, हिमालय पर्वत है हमारा, और यहाँ से जाना पड़ता था, और वो बड़ा बवाल चीज थी, क्योंकि अगर इतने घूम घूम के जाएंगे तो सेना टाइम से नहीं पहुंच पाएगी, और कहीं ना कहीं वो तैयारी करके पहले ही मार देंगे सेना को। तो इसीलिए वो सीधे यहाँ पर घुसते थे, यहाँ पर घूमकर जाने की बजाय, और फिर नियंत्रण करना, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि तुमने कब्जा कर लिया तो कब्जा तुम्हारा पक्का हो गया, तुम्हारी रजिस्ट्री हो गई, नाम अब कोई नहीं छीनने वाला, नहीं। अगर यहाँ पे तुम यहाँ से वापिस आए अपनी राजधानी यहाँ पे, तो यहाँ से फिर से वो हथियार लेंगे, तब तक तुम पहुंचोगे, फिर से कब्जा करोगे, ऐसे सेन तुम्हारी सेना बर्बाद हो जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये इन्होंने कुछ जो है अशोक की कुछ यहाँ पे ऐसे सिंबल्स बना रखे, यहाँ पे देख सकते हो, लघु शिलालेख मिले हैं, कहीं पे गुहा लेख, अशोक की लाटे, शिलालेख महत्वपूर्ण के अंदर, स्तूप, महत्वपूर्ण नदी, ये जो है ये ट्रायंगल बना रखे, कहीं पे झंडे वंडे, ये चीज ये बताती है कि हमको यहाँ यहाँ से शिलालेख मिले हैं, पत्थर मिले हैं कुछ ना कुछ। तो इससे आइडिया लगता है हमें कि इनकी सल्तनत इतनी दूर तक फैली हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सिंपल सी बात थी, हमको तो समझ आ चुका था। अब हमें बताएंगे ये मौर्य साम्राज्य का पतन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया था कि क्या पंगा रहा होगा मेन। तो अब 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु के साथ ही साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उसके उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध हुए। अयोग्य कैसे सिद्ध हुए, क्योंकि भाई बौद्ध धर्म अपना लिया, और वो बोलता है कि तुम शांति से अपनी जिंदगी जियो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और ऐसे कैसे चलेगा, अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो बाहर के राजा आएंगे और वो लोग जो है जमीन को अपने कब्जे में करते रहेंगे। तो यही एक पंगा हुआ, और उसके चलते वो अयोग्य होते चले गए। इस वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी में मौत के घाट उतार दिया, ऐसे मार दिया। उसका सेनापति धोखेबाज निकला और खुद राजा बन गया। बृहद्रथ के बाद साम्राज्य का पतन हो गया। साम्राज्य का कोई राजा, कोई वंश जिंदा नहीं बचा था। मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला तो देखो अशोक के उत्तराधिकारियों का दुर्बल होना, क्योंकि अशोक ने खुद ऐसा निर्णय लिया था जिसकी वजह से उसके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए। साम्राज्य की विशालता, साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका था और उसको नियंत्रण करना अब काबू से बाहर हो चुका था। प्रांतीय अधिकारियों के अत्याचार, जो अधिकारी नियुक्त कर रखे थे, अब हर जगह मैनेजमेंट में राजा कैसे जाए, तो कुछ अधिकारी नियुक्त करे जाते थे, और वो जो प्रांतीय अधिकारी थे वो गड़बड़ कर रहे थे, जनता पे अत्याचार कर रहे, तो उसके चलते जनता ने विद्रोह कर दिया होगा। विदेशी आक्रमण, जो कि आम सी बात थी, लंबे समय तक होता रहा, और आने वाले चैप्टर्स जो है ना उनमें आपको अच्छे से पता लगेगा कि विदेशी आक्रमणकारियों ने कैसे जो है पूरी जो नियति थी वो बदल दी थी। देखो समय कैसा चल रहा था, अभी तक हमारा समय चल रहा था कि हम बहुत शक्तिशाली थे भारत के मामले में, और धीरे धीरे हम जो है साम्राज्य विस्तार बाहर के देशों तक कर रहे थे। बाहर के आक्रमणकारी अभी तक भारत में आने शुरू नहीं हुए थे, उनको आइडिया नहीं था। लेकिन जब भारत की सीमाएं बाहर जाने लगी तो कहीं ना कहीं बाहरी लोगों को पता लगा कि भारत के अंदर बहुत सोना चांदी है यार, चलो लूटने चलते हैं। तो उसके चलते समय के साथ में विदेशी आक्रमण बढ़ते चले गए, और वो जो है आने वाले चैप्टर्स में पता भी लग जाएगा कौन कौन विदेशी आक्रमणकारी थे, क्या सांग हुआ उसके बाद में। वित्तीय संकट का सामना, इतना बड़ी सल्तनत संभालने के लिए पैसा चाहिए और वो नहीं था उनके पास में।
उत्तराधिकार के नियमों का अभाव होना। अब जैसे ही अशोक था, अशोक को कोई नियम तो थे नहीं, अब अशोक 101 बच्चों में से एक राजा बना, इतने सारे बच्चों में लड़ाई करके अब राजा बन रहा है कोई बंदा, तो चांसेस नहीं है कोई, क्योंकि उत्तराधिकारी के नियम ही नहीं थे कि कौन राजा बनेगा अगला तुम्हारा। साम्राज्य का विभाजन और साम्राज्य जो है टुकड़ों में टूट चुका था, हर कोई आजाद हो रहा था, हर कोई अपनी सल्तनत बसा के बैठने लग गया था उसमें से। अब ये था पूरा पतन के कारण। अब हम समझते हैं, देखो यहाँ तक तो हमारा साम्राज्य चला ही है, मौर्य साम्राज्य काफी लंबा चला, लेकिन मेन जो गड़बड़े हुई कह सकते हो कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया और साधु संत बन गया एक तरीके से, तो उसके बाद से सारा कल्याण होता शुरू हो गया और मौर्य साम्राज्य बर्बाद हो गया। लेकिन अशोक ने काफी हद तक समाज को सुधारने की भी कोशिश करी देखा जाए तो। अब वो अलग अलग बंदों की अलग अलग राय हो सकती है। मौर्य युगीन संस्कृति यानी कि उस टाइम की संस्कृति में क्या था। मौर्य काल में देश में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। आज से पहले कोई ऐसा राजा, कोई ऐसी जनपद, महाजनपद, सल्तनत नहीं हुई थी जिसने इतने बड़े भारत के ऊपर, पूरे भारत के ऊपर राज करा हो। लेकिन मौर्य साम्राज्य अकेला पहली बार ऐसा हुआ था कि जिसने पूरे भारत के ऊपर राज कर दिया था। इसके राजनीतिक एकता और सुदृढ़ता का वातावरण तैयार हो गया। इस वातावरण में भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। मौर्य युगीन संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को इस प्रकार से देखा जा सकता है। पहला आता है प्रशासन, क्योंकि मेन तो यही होता है। मौर्य शासन व्यवस्था का जनक चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी कि जो व्यवस्था थी वो किसके हाथों में थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा था और उसी ने सारा जो प्रशासन का मैनेजमेंट था किस हिसाब से होगा वो उसी ने बनाया था। मतलब अपने जो है गुरु की सहायता से, चाणक्य की सहायता से बनाया था वो। वैसे इस व्यवस्था में सम्राट अशोक के समय आवश्यकतानुसार सुधार भी हुए। मौर्य शासन व्यवस्था का उद्देश्य हर परिस्थिति में जनता का हित साधना था। उनका हर टाइम ये मकसद रहता था कि जनता दुखी ना हो जाए तुम्हारी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रशासन कई सत्रों में बांटा भी गया था ताकि किसी को कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। अब पहले बनाया गया था केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय होता है मतलब मेन जो प्रशासन होता है जो राजा के अंडर में होता है, तो वो प्रशासन की बात करेंगे। संपूर्ण मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन का प्रधान राजा होता था, इसीलिए मौर्य साम्राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। इस व्यवस्था के अनुसार अनुरूप मौर्य सम्राट सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च न्यायाधीश और सर्वोच्च कार्यपालिका अध्यक्ष माना जाता था। यानी कि उसकी अनुमति के बिना जो है उसका फैसले को कह सकते हो कोई नहीं बदल सकता था, जो उसका मन करेगा वही करेगा। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया था। इस परिषद के सदस्यों को राजा ही नियुक्त करता था। मंत्री परिषद राजा को सिर्फ परामर्श देती थी कि सरकार, राजा जो महाराज, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, बस सलाह दे सकती थी, वो ऐसे हुक्म नहीं दे सकती थी उसको। मंत्री परिषद व राजा के द्वारा मुख्य रूप से नीति निर्धारण का कार्य किया जाता था कि कोई कानून ला रहे हैं तो उससे जनता का फायदा होगा नहीं होगा, क्या सीन होगा। उन नीतियों को लागू करने का कार्य अधिकारियों द्वारा किया जाता था। अब राजा जाके ऐसे थोड़ी ना ऐलान करता फिरेगा, तो अधिकारियों को सौंप देता, अधिकारी आगे जाके अपना ऐलान करवा देते थे राजा का आदेश होता था। इस उद्देश्य हेतु 18 विभागों का गठन किया गया था। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। मतलब ऐसे 18 बोल सकते हो, ऐसे होता है ना कि सभा, जैसे कि हमारी एक पुलिस हो गई, एक फौज हो गई, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो वैसे विभाग जो थे वो, तो उनको उस टाइम पे 18 विभाग बनाए गए थे और उनको क्या कहते थे उस टाइम पे, तीर्थ कहते थे। तीर्थ का अध्यक्ष अमात्य कहलाता था। सम्हारता, सन्निधाता, मंत्री, व्यावहारिक मंत्री परिषाध्यक्ष, प्रशस्ता, आठवीक आदि कुछ प्रमुख अमात्य माने जाते हैं उस टाइम के। अब यहाँ पे कौटिल्य लिखता है कि राजा मंत्री परिषद में उन व्यक्तियों को नियुक्त करे जो उच्च योग्यता हो। ये अब कौटिल्य कहाँ लिखता है, आप सोच रहे हो लिखता है मतलब कहाँ लिखता है भाई, तो एक किताब है जो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी। हम शुरुआत में उसका डिस्कशन करके आ चुके थे ऑलरेडी, तो उसमें लिखता है, सब कुछ उसी में लिखा है और वहीं से हमें ज्यादा आइडिया लगा है साम्राज्य के बारे में, प्रशासन के बारे में कि उनका प्रशासन कैसा था। तो उन व्यक्तियों की नियुक्ति करे जो उच्च योग्यता रखते हैं। इनमें वीरता, बुद्धिमानी, ईमानदारी और स्वामी भक्ति जैसे गुण विद्यमान होने चाहिए। अब जो है ये तो था केंद्रीय प्रशासन, केंद्र यानी मेन जो सेंटर का काम था जो राजा संभालता था। लेकिन कुछ प्रांतीय प्रशासन भी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य के प्रांतों की निश्चित संख्या हमें नहीं पता, क्योंकि इतनी बड़ी सल्तनत थी, उसके अंदर बहुत सारे प्रांत थे, गिनती ही नहीं होती थी उनकी ढंग से। उनके पुत्र यानी कि अशोक के शिलालेखों से, क्योंकि हमें चंद्रगुप्त मौर्य तो आके बताने के जाएगा नहीं कि भाई हमने इतने बनाए थे प्रांत, इतने ये था। अशोक के जो पत्थर वत्थरों में हमें मिले, अभिलेख मिले, शिलालेख मिले, तो उन्हीं से हमें पता चला कि उसके समय में 5 प्रांतों की जानकारी हमें मिलती है। इन प्रांतों के राज्यपाल प्राय राजकुल के संबंधित कुमार होते थे, यानी कि राजा के बेटे हुआ करते थे आमतौर पे।
परंतु कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी यह अवसर दिया जाता था। अगर वो अच्छा बंदा है, लायक बंदा है उस चीज के लिए, तो उनको भी यह मौका मिलता था। उदाहरणतः जो है बताते हैं कि चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया था। अब ये इसके रिश्तेदारी में तो लग नहीं रहा था। राज्यपाल को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था, मतलब बहुत ज्यादा था ये वार्षिक वेतन, लेकिन अच्छा खासी जो है पैसा इसको दिया जाता था। उनके पास अपनी मंत्री परिषद भी होती, जैसे राजा था ना, ये भी राज्यपाल आप कह लो एक मिनी राजा होता था। तो ये सीन था। अब यहाँ पे कुछ बता भी रखा है कि कुछ प्रमुख प्रांत जो जानने को मिलते हैं और उनकी राजधानियां, जैसे कि उत्तरापथ था, तक्षशिला राजधानी थी, अवंती की उज्जैनी थी, कलिंग तोसाली थी। तो ऐसे जो है प्रांत बना रखे थे। कलिंग काफी टक्कर दे रहा था ना इनको, हम पढ़ के भी आए कलिंग को, तो है ना, तोसाली उसकी राजधानी बनाई थी उसने। दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, प्राच्य, पाटलिपुत्र, ऐसी जो है राजधानियां भी बना रखी थी। मेन राजधानियां होती थी प्रांतों की, और प्रांत भी ऐसे कोई फिक्स नहीं था, हो सकता है ज्यादा रहे हो, कम रहे हो, बट हमें जो पता चला हमने उस हिसाब से लिखा है बुक के अंदर। मतलब हमने नहीं, जो यार बुक जिसने बनाई है उसने लिखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मंडल, जिला और नगर प्रशासन, यानी कि अब हम छोटे लेवल पे जाते हैं। उससे हमने देखो पहले सेंटर पे गए, उसके बाद मतलब केंद्रीय प्रशासन, और उसके बाद हमारे प्रांतों पे। और प्रांतों के अंदर बहुत सारे मंडल, जिला और नगर प्रशासन होते थे, नगर होते थे, गांव होते थे। तो उनका नियंत्रण किस प्रकार से होता था, तो वो यहाँ पे मिलेगा। प्रत्येक प्रांत में कई सारे मंडल होते थे। इसकी क्षमता आधुनिक कमिश्नरी से हम कर सकते हैं। जैसे कमिश्नर होता है तो वो बहुत सारा लेवल पे पुलिस वालों को संभाल के रखता है ना, तो वैसा सही सीन होता है कुछ। इसका प्रधान प्रतिष्ठा नामक अधिकारी होता था। अशोक के अभिलेख से में इसे जो है प्रादेशिक कहा गया है। यह केंद्र सरकार के समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी था। मंडल का विभाजन जिलों में होता था। इसे आहार या फिर विषय कहा जाता था। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, काफी लंबे अरसे तक ये जो है ना, जो जिले थे उनको विषय या प्रांत, विषय कहते थे हम, और प्रांत जो है वो जो है अलग चीज थी, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से कहते थे, मतलब टाइम बदलता चला गया। पहले उन्हीं को, क्योंकि जनता ज्यादा नहीं थी, तो जो जिले थे, क्योंकि छोटी छोटी सल्तनतें होती थी, तो छोटी छोटी में उस टाइम पे जिलों को ही प्रांत कहते थे। फिर समय बदलता चला गया। अब ये मौर्य साम्राज्य के अंदर तो भाई इतना बड़ा भारत, इतना बड़ा नियंत्रण सिस्टम उनको बनाना था, तो इसीलिए उनको जो उन्होंने जो है जिलों वाला जो नाम था वो, क्योंकि प्रांत बड़े करने पड़े, और उसके चलते जो है इन जिलों को विषय कहा जाने लगा। अब जिले के नीचे जो है स्थानीय नामक इकाई होती थी। इसमें 800 गांव थे। मतलब ये देखो तुम, एक मतलब जिला, एक जिला जिसको कह रहे थे हम यहाँ पे आहार या विषय कह रहे थे, तो उसके नीचे जो है एक स्थानीय नामक इकाई होती थी। बहुत मतलब कई सारे स्थानीय होते थे। तो एक स्थानीय के अंदर जो है 800 गांव शामिल थे। स्थानीय के अंतर्गत 400 गांव के द्रोमुख नामक 2 इकाइयां भी थी। द्रोमुख के अंतर्गत 200 गांव की खारवटी की इकाई भी थी। खारवटी के अंतर्गत 20 संग्रहण थे, और प्रत्येक संग्रहण में 10 गांव आते थे, और संग्रहण का प्रधान अधिकारी गोप कहलाता था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिका द्वारा चलाया जाता था। नगरों की एक सभा भी होती थी जिसका प्रमुख नागरक कहलाता था। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है, और ये समितियां नीचे दे रखी है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि मैगस्थनीज ने भारत में पाटलिपुत्र में नगर परिषद की कितनी समितियों का वर्णन किया है, तो कितनी समितियां थी? 6 समितियां थी। अब ये आप बोलोगे भाई ये तो हमको कुछ समझ ही नहीं आया, क्या सीन है क्या नहीं है। देखो सल्तनत थी, ऐसे मान लो तुम, एक तरीके से तुमको कंफ्यूजन नहीं होना, मेन होता है हमको मैटर समझ आना चाहिए, ठीक है। देखो ये थी एक पूरी इनकी सल्तनत, जो मगध साम्राज्य था। अब उसको जो है ऐसे बांट रखा था, प्रांत प्रांत कहते थे उनको, ऐसे ऐसे बांट रखे थे वो प्रांत। और उन प्रांतों को फिर बीच में जो है ऐसे मंडलों में बांट दिया, ऐसे छोटे छोटे एरिया, ऐसे फिक्स नहीं था, मतलब टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी था, एस्टिमेट दे रहा हूँ, ठीक है। उनको जो है प्रांतों को आगे मंडलों में बांटा। फिर मंडलों के अंदर भी जो है ऐसे कई छोटे छोटे करके जो है उनको उनमें जिलों में बांटा गया, या विषय कहते थे उनको। उसके बाद में उनको जो है स्थानीय नामक इकाई में बांटा गया। ऐसे छोटा और छोटा कर दो भाई इनको, और ऐसे छोटा होते 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 बिल्कुल एक बिंदु के समान मान लो तुम, ऐसे बहुत नीचे के लेवल पे गांव आते थे। और उन गांव में भी संग्रहण में जो है बताते हैं, संग्रहण में 10 गांव होते थे। मतलब एक गांव की वहां पे उस टाइम पे कोई ज्यादा थी नहीं मैनेजमेंट, बट 10-10 गांव की मैनेजमेंट होती, और तब जाके भी कंट्रोल इतना मुश्किल हो रहा था उनको, क्योंकि यार सल्तनत इतनी बड़ी हो चुकी थी ना। अब समितियों की बात करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। हमारा समितियां वो वैसे ध्यान रखने की चीजें नहीं है, भूल जाओगे वैसे भी आप। तो मेन जो है ना हाईलाइटेड जो क्वेश्चंस है कि क्या चीजें आपको पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी, वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ऑलरेडी करवा भी रखे आपको वीडियोस वगैरह, तो वहां पे चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6 समितियां थी। शिल्प कला समिति, वाणिज्यिक समिति,
वैदेशिक समिति, उद्योग समिति, जनसंख्या समिति, कर समिति। मतलब इन समितियों का अपना अपना काम होता था। जैसे कर समिति कर इकट्ठा करना, जनसंख्या समिति जनसंख्या नियंत्रण करना, जो भी जैसे भी करेंगे वो। उद्योग समिति उद्योग धंधों पे काम करेगी। वैदेशिक में शायद बाहर की व्यापार से या फिर बाहर की जो प्रांत वगैरह से उनसे कैसे मैनेजमेंट करना या जो भी चीजें ऐसे, वो सब कामों के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी। अब ये आता है हमारा ग्राम प्रशासन, यानी कि गांव जो था, एक छोटे गांव की अगर बात करें तो उनका प्रशासन कैसा था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। इसका अध्यक्ष ग्रामणी होता था, सरपंच जिसको कहते हैं आज के टाइम पे। वह ग्राम वासियों द्वारा निर्वाचित होता था। अर्थशास्त्र में वर्णित ग्राम वृद्धो परिषद के गांव के प्रमुख व्यक्ति होते थे, यानी जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो परिषद के मतलब जो सभा थी उसके जो है मुख्य व्यक्ति हुआ करते थे। उनकी राय मायने रखती थी। ये गांव प्रशासन में ग्रामीणी की मदद करते थे। राज्य ग्राम प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करता था। अब क्यों नहीं करता था? क्योंकि राज्य अगर गांव गांव संभालने लग गए तो इतने हजारों लाखों की संख्या में जो गांव इकट्ठे कर रखे थे उन्होंने, तो भाई वो संभलने से आने से रहे। तो इसीलिए गांव को अपने आप संभालने दो, जो ऐसे संभाल रहे हैं, बस उनके पास से वो कर लेने से मतलब रहता था। गांव की भूमि, सिंचाई और न्याय से संबंधित सभी कार्यों को निपटाने का अधिकार ग्रामीणी को ही था। कि तुम अपना सरपंच बना रखा था तो कि तुम अपना निपटाते रहो, जैसे तुम निपटा रहे हो अपना आराम से, बस हमको पैसे देते रहो और कुछ नहीं, फालतू माथाफोड़ी हमको नहीं करनी तुम्हारे साथ में। न्याय व्यवस्था, मौर्यों की एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सामान्यतः संपूर्ण साम्राज्य में दो प्रकार के न्यायालय होते थे। एक होता था धर्मस्थलीय यानी कि दीवानी न्यायालय, और एक होता था कंटक शोधन, जिसको फौजदारी न्यायालय भी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार के जो है दो न्यायालय होते थे उस टाइम पे। अब राजस्व प्रशासन, जो राज्य का प्रशासन था वो कैसे था? मतलब जो राजस्व होता है, कर इकट्ठा करते थे ना, जो लगान वगैरह राज्य से, पूरी सल्तनत से जो कर इकट्ठा करना होता था, वो कैसे होता था, कहाँ से आता था वो? देखो, भूमि कर राज्य की आय का मुख्य साधन था। खेती वेती करते थे। अब यह उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, यानी कि अगर आपके पास में 6 किलो कुछ अनाज उगाया तो आपको 1 किलो राजा को देना होता था। तो ये जो है उस टाइम पे इतना जो है टैक्स देना होता था राजा को। इसके अतिरिक्त सेतु शुल्क, जिसको चुंगी कर कहते थे, बिक्री कर, दंड और राजकीय उद्योगों आदि से भी आय होती थी। तो इस तरीके से बहुत सारा पैसा ये इकट्ठा करते थे। चलो अब ये देखते हैं क्या उस टाइम पे पुलिस होती थी, गुप्तचर व्यवस्था। हाँ बिल्कुल, उस टाइम पे पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था भी देखने को मिलती है। गुप्तचर अनेक रूप में रहते थे, मतलब ऐसे पता नहीं लगता था कि ये गुप्तचर है, ऐसे आम जीवन जी रहा होता था और एकदम से पता लगता था कि ये तो गुप्तचर था यार, कांड हो गया। तो ऐसे भी चलता था। तो आगे बढ़ते हैं, तो वो है हमारा सैन्य प्रशासन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ये जो हम प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारा सैन्य प्रशासन, क्योंकि इतनी बड़ी सल्तनत बनाने में सबसे जो अहम योगदान था वो सेना का था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक बहुत विशाल सेना थी। उसमें 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 800 रथ शामिल थे। सैनिकों की संख्या कृषकों के बाद सबसे ज्यादा थी। सैनिकों को नकद वेतन भी मिलता था। इस सेना का प्रबंध जो है 6 समितियों द्वारा होता था। मतलब इतनी बड़ी सेना थी ना, देखो तुम संख्या तो देखो यार, 6 लाख कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। 30,000 घुड़सवार भी थे। इतनी बड़ी सेना जो होती थी, तो इसको 6 समितियों द्वारा नियंत्रित करा जाता था। हर एक कैटेगरी को अलग अलग बना रखा था। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे और ये समितियां थी, जैसे पैदल सेना समिति जो पैदल सेना संभालेगी, अश्वरोही समिति जो घोड़ों का संभालेगी, नौ सेना समिति जो पानी वाले काम करेगी, रसद समिति मुझे नहीं पता क्या करेगी, गज सेना समिति ये जो हाथियों की सेना है, रथ सेना समिति जो रथों को संभालेगी। तो यहाँ पे 800 रथ थे ना, तो रथों को भी संभालना पड़ता था। राजा वाजा जाएंगे, ऐसे कुछ मेन अधिकारी उनमें जाते थे रथों पे टंग के। उस टाइम पे जो है भी दुर्ग जो बनाते थे, दुर्ग यानी कि किले जो बनते थे ना, वो 5 प्रकार से बनाए जाते हैं। कुछ होते थे स्थल दुर्ग, कुछ जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरी दुर्ग, मरु दुर्ग। और इनको ऐसा नाम इसीलिए दिया गया था, जो ऐसे स्थल दुर्ग होता है जिसको चारों तरफ जैसे जमीन हो बस, और कुछ ऐसे लड़ने के लिए काफी बड़ा क्षेत्र होता है, स्थल दुर्ग कहते होंगे। जल दुर्ग जो कि पानी के आसपास होता होगा। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से दुर्ग बनाए जाते थे। अब लोक हित के कार्य है, क्योंकि ये तो सबसे मेन था ना। अब इतनी बड़ी सल्तनत को हथिया के बैठे हैं, दूसरे राजाओं को उड़ा रहे हैं, तो अगर जनता ने ही विद्रोह कर दिया तो राजा क्या करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रजा के भौतिक जीवन को सुखी और सुविधापूर्ण बनाने के लिए बहुत सारे उपाय किए। कृषि, सिंचाई और पीने के पानी के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए गए, औषधालय और पशु अस्पताल बनवाए गए।
इन सब कार्यों से चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करती है कि उसने जो है जनता की कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए। अब ये सारे काम करने भी उसके लिए जरूरी थे कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर उसने विद्रोह हुआ तो वो संभाल नहीं पाएगा उस टाइम तक, क्योंकि पहुंचेगा जब तक तो पता नहीं क्या हो चुका होगा वहां पे। तो इसीलिए जो है ये जरूरी था कि जनता उससे कभी दुखी ना हो। अब देखते हैं सामाजिक स्थिति। समाज में उस समय क्या स्थिति चल रही थी। मौर्य काल तक आते आते वर्णाश्रम व्यवस्था को एक निश्चित आधार प्राप्त हो चुका था। मतलब 4 वर्ण बना रखे थे ना, हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं, जो कि था ब्राह्मण, वैश्य, व्यापारी, शूद्र वगैरह वो चीज थे ना, क्षत्रिय। तो वो 4 जो वर्ण होते थे उनको जो है एक निश्चित आधार मिल चुका था। अब आज के टाइम पे 4 वर्णों के अतिरिक्त अनेक उपजातियों का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में हमें मिलता है। इन उपजातियों की उत्पत्ति विभिन्न अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के कारण ही हुई थी। नृत्य, वाद, गायन, घुड़दौड़, शतरंज, जुआ खेलना समाज में लोकप्रिय खेल थे। मतलब अब लोग जो है थोड़े थोड़े एडवांस होते चले गए थे, कुछ खेल मनोरंजन के साधन बदलने लग गए थे। लोग सूती, ऊनी, रेशमी कपड़े पहनते थे। उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी और रत्न जड़ित वस्त्र पहनते थे। मतलब कपड़ों के अंदर ही सोना चांदी लगा होता था, ऐसे धागे भी कप सोने के बना रखे होते थे शायद से, तो ऐसे कपड़े भी वो लोग पहनते थे। इस काल में शिक्षा का प्रचार भी हुआ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई है तभी लोग समझ पाएंगे राजा की बात। शिक्षा के अंदर गुरुकुल और मठ होते थे। तक्षशिला, बनारस, उज्जैन उच्च शिक्षा के विख्यात केंद्र थे। उस टाइम पे देखो सबसे फेमस होता था तक्षशिला, जहाँ पे चंद्रगुप्त ने भी शिक्षा प्राप्त करी थी, और बाद में बहुत सारे लोगों ने शिक्षा प्राप्त करी, बहुत सारे राजाओं ने शिक्षा प्राप्त करी। और एक्चुअली में जो है ना, ये तक्षशिला लंबे अरसे से चली आ रही थी, और जब अंग्रेज भारत में आए थे तब उन्होंने जाके इस तक्षशिला को बर्बाद कर दिया था, उजाड़ दिया था। लेकिन चलता रहा। और कुछ, हाँ, मेन रीजन ये नहीं था कि उन्होंने बिल्कुल बर्बाद करा, उससे पहले वो जो है कुछ बाहरी विदेशी आक्रमणकारी जब आए, जब ये सल्तनतें, भारत की सल्तनतें कमजोर होने लगी, तो उस टाइम पे ये आक्रमण होते चले गए, और उन्होंने ही उस टाइम पे फिर ये इनका निर्माण किया था। अब देखते हैं आर्थिक जीवन के बारे में, कि आर्थिक जीवन यानी कि पैसे के मामले में इनका क्या हालचाल चल रहा था। तो जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। सिंचाई की व्यवस्था भी होती थी। अनेक प्रकार के अनाज और फल सब्जियां उत्पन्न होती थी। कपड़ा, चमड़ा, आभूषण, लकड़ी आदि के उद्योग उन्नत थे। सिक्कों का प्रचलन था और अनेक देशों से व्यापार होता था। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि खुशी भरी जिंदगियां चल रही थी, लोगों को कमाई भी अच्छी हो रही थी, किसी को कोई टेंशन नहीं थी। धार्मिक जीवन की बात करें, धार्मिक होता है धर्म को लेके, क्योंकि देखो धर्म का तो अशोक ने भाई पहले ही कल्याण कर रखा था। धर्म का बहुत कल्याण करा, बहुत प्रचार करा उसने। मौर्य काल में वैदिक, बौद्ध, जैन और आजीवक मत एवं संप्रदाय मुख्य थे। बुद्ध को देवता मानकर उनके अवशेषों और प्रतीकों की पूजा की जाने लगी थी। और ये कैसे होने लगा, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब जो राजा फॉलो करेगा वही प्रजा फॉलो करेगी, तो कहीं ना कहीं इसका प्रचलन, बौद्ध धर्म का प्रचलन कुछ ज्यादा ही हो गया था। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख मौर्य शासक बता रहे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, बस ये 3 शासक थे, उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। और यहाँ पे आपको ये चीज दे रखी है, यहाँ पे बता रखा है जो चैप्टर के अंदर मेन टाइम पीरियड है ना, कि इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे ये हुआ, तो ये तारीखें जरूर याद कर लेना ये वाली भाई, क्योंकि सबसे आसान तरीका है ये चैप्टर को याद करने का। यहाँ पे माइंड मैप में इस वाले चैप्टर में मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, ये जो टेबल बना रखी है आप लोगों के लिए, जरूर से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू या 1 मार्क्स जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपसे पूछेंगे सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ, सिकंदर की भारत से वापसी कब हुई, अगर आपको याद है तो बता दो। अब इतने बड़े चैप्टर को पढ़ने की बजाय सबसे आसान यही है, ये मेन जो टाइम है ना सारा इसमें लिख रखा है। कलिंग विजय कब हुई, बिंदुसार की मृत्यु, चंद्रगुप्त की मृत्यु, सैल्यूकस से युद्ध कब हुआ, और यहाँ पे अशोक का राज्याभिषेक, राजा कब बना, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ, कब से कब तक चला, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो सारा सबका टाइम पीरियड दे रखा बकायदा। तो ये टाइम वाला जो ये टेबल है जरूर से याद करना। इसमें से जहां तक मेरे को लग रहा है 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर से। अगर एग्जाम में आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं अगर डेट वाला क्वेश्चन आया तो इस टेबल से बाहर नहीं आएगा। सो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना। चलो, ये था आपके इस चैप्टर में। आई होप आपको चैप्टर थोड़ा सा बड़ा तो था यार, मैं भी मानूंगा ये बात, चैप्टर बड़ा था और थोड़ा सा बोरिंग भरा भी हो गया था समय के साथ में। मतलब शुरुआत में तो मजा आ रहा था, कहानी मस्त थी, और बाद में हमें यार राजनीति पता नहीं क्या क्या सिखाने लग गए ये लोग, जो कि हमें, हमारे लिए वैसे तो जानना जरूरी था, बट हमको उसमें इतना इंटरेस्ट रहता नहीं है, इसीलिए आपको लास्ट में आते थे थोड़ा बोरिंग लगने लग गया होगा, है ना। चलो कोई ना। तो जिस जिसने वैसे लास्ट तक वीडियो देखे ना, कमेंट में बताना है, क्योंकि पूरा चैप्टर मेरे को भी खुशी मिलेगी यार। अब मैंने पूरा चैप्टर आपके लिए बनाया है और आप उस वीडियो को देख रहे हो, तो मेरे को भी खुशी होती है थोड़ी सी। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक
सभी सब्जेक्ट की वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।